हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 10th के साइंस का सबसे लास्ट चैप्टर का नाम है आवर इन्वायरमेंट। ये हमारे क्लास 10th के साइंस का सबसे लास्ट चैप्टर है। इसके पहले हम लोगों ने 12 चैप्टर कंप्लीट कर रखा है। कुछ चैप्टर हमारा केमिस्ट्री का था, कुछ चैप्टर बायोलॉजी का था, कुछ चैप्टर फिजिक्स का था, और जो हमारा लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 13 आवर इन्वायरमेंट, ये बायोलॉजी का है। और ये इस चैप्टर के अंत के साथ हमारा पूरा का पूरा क्लास 10th का साइंस भी खत्म होगा और इसी के साथ पूरा क्लास 10th का बायोलॉजी भी हमारा खत्म हो जाएगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि क्लास 10th का साइंस का सबसे लास्ट चैप्टर हमारा आज शुरू होने जा रहा है। चैप्टर का नाम है आवर इन्वायरमेंट। बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। तो हम लोग इसको बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे और बहुत जल्दी इसको कंप्लीट भी कर लेंगे। तो बहुत कुछ आपको करना क्या है इस चैप्टर में, बस समझना है और रिवीजन आपको बार बार करते रहना है। चूँकि ऑब्वियस ही बात है, चैप्टर छोटा है तो रिवीजन में टाइम भी कम लगेगा, तो इसमें आपको रिवीजन बार बार करते रहना है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग अपने क्लास 10th के साइंस का सबसे लास्ट चैप्टर का नाम है आवर इन्वायरमेंट। आवर इन्वायरमेंट का सिंपल सा मतलब हो गया हमारा वातावरण। वातावरण का सिंपल सा मतलब हमारे सराउंडिंग का बात कर रहा है। ये हमारे आसपास आपको जो कुछ भी दिखता है ये सब किसका पार्ट है, इन्वायरमेंट का ही पार्ट है। इन्वायरमेंट कहते हैं इसको हम लोग। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। फिर से बता रहे हैं चैप्टर बहुत सिंपल है, तो इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है, फटाफट पढ़ना है और फटाफट रिवीजन करते रहना है। तो आइए पहले हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन अपना देख लेते हैं इस चैप्टर का, फिर आगे बढ़ेंगे तो समझ में आएगा। पहला इंट्रोडक्शन है हमारा, पहला द इन्वायरमेंट इंक्लूड्स एयर, वाटर, लैंड एंड ऑल द ऑर्गेनिजम्स such as plants, animals, human beings and microorganisms like bacteria, fungi, etc. सबसे फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि द एनवायरनमेंट इंक्लूड्स। इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, सिंपल देखो। इन्वायरमेंट का बहुत सिंपल यदि बताया जाए ना, इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि आपके आसपास जो कुछ भी है सबको मिला दो, इन्वायरमेंट कहला गया, बस। तो वैसी बात है, हमारे आसपास बहुत कुछ लिविंग है तो बहुत कुछ नॉन लिविंग भी है, तो सबको मिला दो तुम्हारा एनवायरमेंट बन गया। तो वही लिखा हुआ है इसमें, द एनवायरमेंट इंक्लूड्स एयर, वाटर, लैंड एंड ऑल द अदर ऑर्गेनिजम्स सच एज प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, फंगी एटसेट्रा। ओवरऑल कहा जा सकता है कि सब कुछ इसमें हमारा आ ही गया। सब कुछ तो आ ही गया ना इसमें हमारा, हवा, पानी, जमीन, पेड़ पौधा, जानवर, ह्यूमन बीइंग, बैक्टीरिया, फंगी, सब कुछ आ गया। तो हमारे आसपास जो आपको दिख रहा है, लिविंग, नॉन लिविंग, छोटा चीज, बड़ा चीज, कुछ भी, सब हमारा इन्वायरमेंट ही कहलाएगा, मतलब इन्वायरमेंट का ऐसा पार्ट है। ऑल दीज कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट आर डिपेंडेंट ऑन वन अनदर। ये सब का सब चीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है। मतलब हर किसी को एक दूसरे का जरूरत तो किसी न किसी रूप में पड़ ही जाता है, तो हर कोई एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। So, all the constituents of environment interact with one another and maintain a balance in the environment in a natural way. तो ये सब चीज आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, सबको एक दूसरे का जरूरत पड़ता है, तभी जाकर आपको अपना सराउंडिंग इतना हरा भरा और इतना शांति वाला दिखता है। यदि ऐसा ना हो तो फिर आपका इन्वायरमेंट, आपका सराउंडिंग अपने आसपास बहुत गंदा, बहुत खराब नजर आएगा। समझ आ रही है बात? कहने का मतलब है कि हमारे आसपास इतना सारा कुछ है, यदि अपने इन्वायरमेंट से कुछ एक भी चीज़ आप हटा दोगे ना, आपका पूरा इन्वायरमेंट बेकार हो जाएगा। एक रिसर्च के तहत ऐसा पाया गया है कि यदि इस पृथ्वी पर से चींटी को गायब कर दिया जाए, चींटी मतलब एंट, छोटा सा एंट, मतलब ऐसा पाया गया रिसर्च में कि इस पृथ्वी पर से चींटी को हटा दिया जाए, गायब कर दिया जाए, तो इन्वायरमेंट बहुत गंदा महकने लगेगा कुछ टाइम के बाद ही। चींटी क्या करता है, चींटी चीज़ों को सड़ाने का, गलाने का काम करता है, डिकम्पोज करने का काम करता है। अब वो वही नहीं रहेगा तो आपको हर जगह पे बदबू नजर आएगा। जंगलों में बैक्टीरिया नहीं रहेगा, फंगी नहीं रहेगा, तो हर मरा हुआ जानवर कभी खत्म ही नहीं हो पाएगा। वहाँ पे उसका डेड बॉडी पड़ा रहेगा इधर से उधर। और जंगल में आप घूमने जाओगे तो बहुत गंदा महकेगा, लेकिन कभी भी आप जंगल घूमने जाओ आपको गंदा नहीं महकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बैक्टीरिया है, फंगी है, वो सब उसको डिकम्पोज कर दे रहा है। तो कहने का मतलब है कि इन्वायरमेंट में हमारे आसपास बहुत कुछ है, लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी है, सब कुछ एक दूसरे के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड है। किसी को भी आप उससे अलग नहीं कर सकते हैं। कोई एक चीज़ भी यदि आपने गायब किया अपने इन्वायरमेंट से तो खामियाजा हम ही लोगों को भुगतना पड़ेगा। आगे, ह्यूमन बींग्स आर द ओनली organisms who change the natural environment to fulfill their needs of food, clothing, housing, transport, industry, etc.
मतलब इस इन्वायरमेंट में ह्यूमन बीइंग ही इकलौता ऐसा लिविंग बीइंग है जो इन्वायरमेंट को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है, दूसरे के पास कोई ताकत ही नहीं है। मतलब इस इन्वायरमेंट के साथ चेंजेस यदि करने का किसी के पास ताकत है तो केवल कौन कर सकता है? ह्यूमन बीइंग कर सकता है। कैसे कर सकता है? हम लोगों को ज़रूरत पड़ा हमने घर बना लिया, ज़रूरत पड़ा हमने रोड बना लिया, ज़रूरत पड़ा हमने एरोप्लेन बना लिया। कहने का मतलब है कि हमारे इन्वायरमेंट को चेंज केवल यदि कोई कर सकता है, उसको बदल सकता है, तो वो केवल और केवल ह्यूमन बीइंग ही कर सकता है। ये जो पावर है, जो कैपेसिटी है इन्वायरमेंट को अपने हिसाब से चेंज कर देने का, अपने यूज़ के लिए उसको बना लेना, ये केवल ह्यूमन बीइंग ही इसको ऐसा कर सकता है। वही बात यहाँ पे लिखा गया है। तो ह्यूमन बीइंग अपने ज़रूरत के हिसाब से, यानी कि फूड के लिए, क्लॉथिंग के लिए, घर के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, इंडस्ट्री के लिए इन्वायरमेंट के साथ छेड़छाड़ करता रहता है। कभी अच्छे रूप में करते हैं, कभी खराब रूप में करते हैं। In fact, the uncontrolled activities of human beings are damaging the balance and healthy environment. हमारे करतूतों के वजह से ही, हमारे गलत करतूतों के वजह से ही इन्वायरमेंट आज खराब हो रहा है। तो लास्ट पॉइंट में वही लिखा गया था कि अनकंट्रोल एक्टिविटी, मतलब हम लोग जो कर रहे हैं, कभी कभार कुछ ऐसा कर देते इन्वायरमेंट के साथ जिसका भुगतना फिर हम लोगों को पड़ता है। ठीक ना? तो कहने का मतलब हो गया इंट्रोडक्शन में यही कि हमारे आसपास जितना भी कुछ दिख रहा है सबको मिला दिया जाए तो इसी को हम लोग कहते हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को अपने नीड के अकॉर्डिंग चेंज केवल कौन कर सकता है? ह्यूमन बीइंग कर सकता है, और ह्यूमन बीइंग ही इन्वायरमेंट को खराब भी कर सकता है, उसको खराब भी कर रहा है ह्यूमन बीइंग। तो ये हो गया हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अगला उसके बाद है हमारा व्हाट हैपेंस व्हेन वी ऐड आवर वेस्ट टू द इन्वायरमेंट। क्या होता है इन्वायरमेंट के साथ जब हम लोग अपने वेस्ट को इन्वायरमेंट में मिलाते हैं? तब वेस्ट का सिंपल सा मतलब हो गया, जब हम लोग अपने कचड़े को ऐसे ही कहीं पे फेंक देते हैं तो क्या होता है उससे। तो दो प्रकार की चीज़ों को आप लोगों को यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। पहला है हमारा बायोडिग्रेडेबल सबस्टांस और दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल सबस्टांस। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। पहला हमारा बायोडिग्रेडेबल सबस्टांस में those substances that are broken down by the action of microorganisms like bacteria are called biodegradable substance। मतलब ऐसा हुआ कि कोई चीज़ आप फेंको और फेंकने के बाद 10 दिन 15 दिन के बाद यदि वो पूरी तरीके से गायब हो गया, कहने का मतलब है कि वैसा सामान, वैसा चीज़ जिसको बैक्टीरिया वगैरह क्या कर सकता है? डिकम्पोज कर सकता है, उसको पूरी तरीके से सड़ा सकता है, गला सकता है, उस प्रकार के सबस्टांस को हम लोग कहते हैं बायोडिग्रेडेबल सबस्टांस। बायोडिग्रेडेबल सबस्टांस में क्या आ सकता है हमारा? एग्जांपल देख लो, कैटल डंग यानी कि गाय का गोबर हो गया हमारा, लेदर, टी, लीव्स, ऊल, पेपर, वीट, वुड, कॉटन, ग्रास एटसेट्रा, ये सब का सब क्या हमारा बायोडिग्रेडेबल सबस्टांस है। मतलब इन सबको यदि आप कहीं पे फेंक दोगे तो ये एक टाइम के बाद गायब हो जाता है। इसका मतलब हो गया कि बैक्टीरिया, फंगी उसको डिकम्पोज कर दिया, इतने छोटे रूप में ब्रेक कर दिया कि मिट्टी में मिल गया। और बायोडिग्रेडेबल सबस्टांस क्या कर सकता है? बायोडिग्रेडेबल सबस्टांसेस डू नॉट पोल्यूट द इन्वायरमेंट। ये इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं करता है। ठीक ना? क्यों नहीं करता है? क्योंकि ये सब चीज़ सड़ने गलने वाला चीज़ है, ये सब सड़ गल के मिट्टी में मिल जाता है। ये लोग मिट्टी को बर्बाद नहीं करता बल्कि मिट्टी को फायदा ही पहुंचाता है। तो बायोडिग्रेडेबल सबस्टांस का मतलब हुआ वैसा सबस्टांस जिसको यदि हम लोग बाहर फेंके, आसपास कहीं फेंक दे तो वो सड़ जाता है, गल जाता है, मिट्टी में मिल जाता है और ये कभी भी इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा बायोडिग्रेडेबल सबस्टांस। अगला है नॉन बायोडिग्रेडेबल सबस्टांस, इसका जस्ट अपोजिट। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है दो सबस्टांसेस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल सबस्टांसेस। इसका जस्ट अपोजिट है वैसा सबस्टांस जिसके ऊपर बैक्टीरिया वगैरह का कोई असर ना देखने को मिले, मतलब आपने उसको फेंका और जैसा का तैसा ही रह गया, उसको कभी भी डिकम्पोज नहीं कर पाया बैक्टीरिया वगैरह, तो उसको हम लोग कह देते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सबस्टांस। तो ये क्या करता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल सबस्टांसेस पोल्यूट द इन्वायरमेंट। ये इन्वायरमेंट को खूब गंदा करता है, खूब पोल्यूट करता है। एग्जाम्पल देंगे तो और समझ में आएगा। एग्जाम्पल है हमारा, एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सबस्टांसेस आर पॉलीथीन बैग्स, बॉल पेन रिफिल, ग्लास, आयरन नेल, सिल्वर फॉइल एटसेट्रा। ये सब का सब नॉन बायोडिग्रेडेबल सबस्टांस है। मतलब इसको जब फेंकोगे तो बैक्टीरिया का भी इसके ऊपर कोई असर नहीं होता है और ये इन्वायरमेंट को बहुत भयंकर तरीके से
गंदा करता है, पोल्यूट करता है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट है इकोसिस्टम, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स। इकोसिस्टम व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स टॉपिक हम लोग को डिस्कस करना है। तो आइए शुरू करते हैं। इस टॉपिक में क्या खास बात लिखा हुआ है। सबसे पहले इस टॉपिक में आप एक वर्ड पे ध्यान देंगे तो हमारा वर्ड है इकोसिस्टम। तो पहले समझते हैं इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम ना कुछ खास नहीं है, जो आपने इन्वायरमेंट को लेकर पढ़ा था डेफिनेशन, वही चीज़ हमारा इकोसिस्टम में भी आपको देखने को मिलेगा। मतलब इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, लगभग दोनों सेम ही चीज़ है। देखो इसमें भी वही बात लिखा हुआ है जो हमने आपको पहले बताया था इन्वायरमेंट का डेफिनेशन में। क्या लिखा हुआ है? इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। एग्जाम्पल के तौर पे हमारा प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सन, वाटर, क्लाइमेट एटसेट्रा विच इंटरेक्ट विथ ईच अदर। मतलब कि नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग सब एक दूसरे के ऊपर क्या है? डिपेंड है, सबको एक दूसरे का जरूरत पड़ता है। इन सभी को हम लोग एक साथ क्या बोल देते थे पहले? इन्वायरमेंट। और अब इन लोगों को क्या बोल देंगे? इकोसिस्टम बोल देंगे। थोड़ा सा आपको हम पीछे लेके चलते हैं इन्वायरमेंट के डेफिनेशन में। इन्वायरमेंट का डेफिनेशन बेसिकली आप यहाँ पे डेफिनेशन तो कुछ खास नहीं था इन्वायरमेंट का, लेकिन आप ये 2 पॉइंट, शुरुआत के 2 पॉइंट पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन्वायरमेंट का मतलब भी क्या होता है। हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज़ आपको लिविंग नॉन लिविंग दिख रहा है, सबको एक साथ हम लोग बोल देते हैं इन्वायरमेंट। और यही सब चीज़ आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। कोई अकेला अपना जीवन नहीं जी सकता है, सबका जरूरत हम लोगों को पड़ता है। तो इसी को हम लोग कह देते हैं इकोसिस्टम। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये हुआ कि इकोसिस्टम और इन्वायरमेंट के डेफिनेशन में कुछ खास अंतर नहीं है। दोनों को लिखा गया भले अलग अलग तरीके से है, लाइन भले दोनों का अलग अलग हो सकता है, वर्ड दोनों के डेफिनेशन में अलग अलग हो सकता है, लेकिन दोनों का मायने लगभग क्या है? सेम ही है। तो इकोसिस्टम का मतलब क्या हो गया? एक ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे नॉन लिविंग थिंग भी होंगे, लिविंग थिंग भी होंगे, और सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होगा, सबको एक दूसरे का जरूरत पड़ता होगा। ठीक ना, इसी को हम लोग कहते हैं इकोसिस्टम। आगे एग्जांपल्स ऑफ इकोसिस्टम्स आर गार्डन्स, फॉरेस्ट, पॉन्ड्स, लेक्स एंड क्रॉप फील्ड। तो ये सारे इकोसिस्टम का एग्जांपल है। जैसे गार्डन, अच्छा बताओ क्या गार्डन हमारा एक इकोसिस्टम है कि नहीं है? मतलब क्या गार्डन में लिविंग और नॉन लिविंग थिंग रहता है कि नहीं रहता है? रहता है। सब एक दूसरे के ऊपर भी डिपेंड है कि नहीं है? डिपेंड है, बिल्कुल है। उसी प्रकार से फॉरेस्ट हमारा हो गया, पॉन्ड हो गया, पॉन्ड मतलब कोई तालाब, लेक यानी कि झरना, ये सब हो गया हमारा। क्रॉप फील्ड हो गया, ये सब भी हमारा इकोसिस्टम है। मतलब यहाँ पे भी आपको लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीज देखने को मिलेगा, और सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। ठीक है, आगे तो ये सब हो गया हमारा इकोसिस्टम का एग्जांपल। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स। इकोसिस्टम 2 प्रकार के होते हैं। पहला नेचुरल इकोसिस्टम और दूसरा ह्यूमन मेड, यानी कि हम लोग इसको आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी कहते हैं। तो यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ इकोसिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। पहला नेचुरल इकोसिस्टम, जो कि नेचर के द्वारा खुद से बनाया गया है, और दूसरा ह्यूमन मेड इकोसिस्टम, जिसको हम लोग आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी कह देते हैं कभी कभार। ठीक ना। अगला है हमारा नेचुरल इकोसिस्टम। वो तो हमने पढ़ ही लिया। नेचुरल का मतलब हो गया जो कि नेचर में बनाया हुआ है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। बस उसका एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं और उसका एग्जाम्पल। दोज इकोसिस्टम्स विच आर मेड नेचुरली आर कॉल्ड नेचुरल इकोसिस्टम। तो ऐसा इकोसिस्टम यानी कि ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसा सराउंडिंग जहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग आपको दिखेगा, लेकिन दोनों नेचुरल चीजें होंगी, उसको बनाने में हमारा कोई रोल नहीं होगा, उसको हम लोग कह देते हैं नेचुरल इकोसिस्टम। मतलब इसमें नेचर का सारा रोल होगा, हमारा कोई रोल नहीं होगा, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं नेचुरल इकोसिस्टम। बहुत सिंपल चीज है, बस आपको पढ़ना है, समझना है और आगे बढ़ जाना है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है नेचुरल इकोसिस्टम का आपके हिसाब से? फॉरेस्ट, पॉन्ड्स, लेक्स, क्या ये सब हम लोगों का कोई रोल है इसमें? बिल्कुल भी नहीं, ये सब नेचुरल है, इसीलिए इसको हम लोग कह देते हैं नेचुरल इकोसिस्टम। अगला है ह्यूमन मेड इकोसिस्टम, जिसको हम लोग आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी कहते हैं। तो इसमें तो साफ ही दिख रहा है कि कौन बनाया होगा इसको? ह्यूमन बनाया होगा। तो दोज इकोसिस्टम्स विच आर मेड बाय ह्यूमन आर कॉल्ड ह्यूमन मेड इकोसिस्टम। मतलब ऐसा इकोसिस्टम, ऐसा सराउंडिंग, ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग होंगे, लेकिन उसको बनाने में सबसे बड़ा रोल किसने प्ले किया होगा? ह्यूमन बीइंग ने प्ले किया होगा, यानी कि ह्यूमन बीइंग के द्वारा इसको बनाया गया होगा। इसी को हम लोग कह देते हैं ह्यूमन मेड इकोसिस्टम। ठीक है, अगला ह्यूमन मेड इकोसिस्टम का क्या एग्जांपल हो सकता है भाई? गार्डन, क्रॉप फील्ड, यानी कि वैसा खेत जहाँ पे हम लोग क्रॉप वगैरह लगाते हैं। तो ये हो गया हमारा ह्यूमन मेड इकोसिस्टम। गार्डन भी हमारा एक ह्यूमन मेड इकोसिस्टम ही होता है, लोग ही उसको लगाते हैं। तो ये हो गया हमारा कुछ इंपॉर्टेंट बात है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है
ऑल द इकोसिस्टम्स आर मेड अप ऑफ टू मेन कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट एंड अबायोटिक कंपोनेंट। देखो, इकोसिस्टम चाहे कोई भी हो, चाहे वो इकोसिस्टम नेचुरल इकोसिस्टम हो, चाहे वो इकोसिस्टम ह्यूमन मेड इकोसिस्टम हो, हर प्रकार के इकोसिस्टम में आपको दो चीज बड़ा कॉमन दिखेगा। पता है क्या? पहला आपको इसमें दिखेगा लिविंग थिंग और दूसरा उसमें दिखेगा आपको नॉन लिविंग थिंग। तो उसी को हम लोग कहते हैं बायोटिक और अबायोटिक। तो दोनों के बारे में देख लेते हैं क्या है। मतलब यहाँ पे ये कहा गया है आपको कि इकोसिस्टम चाहे कोई भी हो, लिविंग हो या नॉन लिविंग इकोसिस्टम हो, उसमें हमेशा आपको दो चीज देखने को मिलेगा, पहला लिविंग थिंग और दूसरा नॉन लिविंग थिंग। तो बायोटिक कंपोनेंट को ही हम लोग कहते हैं लिविंग थिंग। तो वही लिखा हुआ है इसमें, बायोटिक कंपोनेंट्स मीन्स लिविंग कंपोनेंट्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो बायोटिक कंपोनेंट का मतलब हो गया लिविंग थिंग का ये बात कर रहा है, फॉर एग्जांपल प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और अबायोटिक का मतलब हो गया सिंपल सा नॉन लिविंग थिंग। ये नॉन लिविंग थिंग तो है लेकिन इकोसिस्टम में ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इसके बिना इकोसिस्टम बन ही नहीं सकता। अबायोटिक कंपोनेंट्स मीन्स नॉन लिविंग कंपोनेंट्स लाइक सन, वाटर, क्लाइमेट। इसमें आप और जोड़ सकते हैं सॉइल, रोड, बिल्डिंग, ये सब हमारा हो गया अबायोटिक कंपोनेंट। तो बेसिकली यहाँ पर आपको ये समझना है कि इकोसिस्टम चाहे कोई भी हो, लिविंग इकोसिस्टम हो या नॉन लिविंग नेचुरल इकोसिस्टम हो या फिर ह्यूमन मेड इकोसिस्टम हो, हर प्रकार के इकोसिस्टम में आपको दो चीज बड़ा कॉमन दिखेगा, पहला लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। तो लिविंग थिंग को हम लोग कह देते हैं बायोटिक कंपोनेंट और नॉन लिविंग थिंग को कह देते हैं अबायोटिक कंपोनेंट। बस इतना ही सिंपल है। आगे अगला, organisms can be classified as producers, consumers and decomposers according to the manner in which they obtain their substance from the environment। देखो, ऑर्गेनिज्म को हम लोग तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं। ऑर्गेनिज्म का मतलब हो गया सिंपल सा लिविंग थिंग को हम लोग तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक वो ऑर्गेनिज्म जो कि प्रोड्यूसर होता है, जो किसी चीज को प्रोड्यूस करता है। एक वैसा ऑर्गेनिज्म जो कि कंज्यूम करता है, जो कि खाता है उस चीज को केवल। और एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि डिकम्पोजर का काम करता है, मतलब किसी चीज को सड़ाने में, गलाने में, है ना, ब्रेक करने में, उस तरीके से। तो हमने ऑर्गेनिजम्स को, एग्जाम में आता है ऐसा कि ऑर्गेनिजम्स को कितने ग्रुप में आप क्लासिफाई कर सकते हैं। तो तीन ग्रुप में हम लोग इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला प्रोड्यूसर्स, दूसरा कंज्यूमर्स और तीसरा डिकम्पोजर्स। ओके, तो प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स के ग्रुप में हम लोगों ने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर लिया है। अब इन तीनों के बारे में देखो, ये तीनों होता क्या है। प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूसर्स आर द ऑर्गेनिजम्स विच प्रिपेयर देयर ओन फूड। प्रोड्यूसर का मतलब ही होता है ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसा लिविंग थिंग जो अपना भोजन अपने से बना ले, उसको हम लोग कह देते हैं प्रोड्यूसर्स। ठीक है, आगे एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोड्यूसर्स आर कौन हो सकते हैं? कौन सा ऐसा लिविंग थिंग है, कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपना भोजन अपने से बनाता हो? तो ऑब्वियस ये बात है, इसमें ऑल दी ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गे आर प्रोड्यूसर्स। यानी कि प्लांट, जितने भी ग्रीन प्लांट है वो, और ब्लू ग्रीन एल्गे, ये हमारे प्रोड्यूसर के कैटेगरी में आता है। अगला है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर का सिंपल सा मतलब हो गया वैसा ऑर्गेनिज्म जो किसी चीज को कंज्यूम करता है, इस्तेमाल करता है, केवल बनाता नहीं है। तो कंज्यूमर्स आर द ऑर्गेनिजम्स विच कंज्यूम फूड प्रिपेयर्ड बाय प्रोड्यूसर्स। मतलब प्रोड्यूसर जो खाना बनाएगा, प्रोड्यूसर जो फूड प्रिपेयर करेगा, कंज्यूमर क्या करेगा? उसको कंज्यूम कर लेगा, उसका इस्तेमाल कर लेगा। कहने का मतलब हो गया कि कंज्यूमर किसके ऊपर डिपेंडेंट है? बताओ, प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंडेंट है। कंज्यूमर अपना भोजन अपने से कभी भी नहीं बनाता है, ये प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड रहता है। एग्जाम्पल इसका कौन हो सकता है? कंज्यूमर का एनिमल हो सकता है, ह्यूमन बीइंग हो सकता है। तो हम ह्यूमन बीइंग भी क्या अपना भोजन अपने से बनाते हैं? कभी कभी भी नहीं। तो हम ह्यूमन बीइंग एक प्रोड्यूसर हुए या कंज्यूमर हुए? हम लोग कंज्यूमर हैं। ठीक है, आगे अगला है हमारा डिकम्पोजर। डिकम्पोजर का मतलब सिंपल सा हो गया वैसा ऑर्गेनिज्म जो किसी भी चीज को, सड़े हुए चीजों को, गले हुए चीजों को ब्रेक करने का काम करता है, उसको डिकम्पोज करने का काम करता है, उसको हम लोग कहते हैं डिकम्पोजर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिकम्पोजर्स आर द ऑर्गेनिजम्स विच डिकम्पोज द डेड रिमेन्स ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स। मतलब
कोई सड़ा हुआ चीज़ है, कोई मरा हुआ चीज़ है, कोई गला हुआ चीज़ है, उसको डिकम्पोज करने का काम, यानी कि उसको छोटे छोटे पीस में ब्रेक करने का काम और उसको मिट्टी में मिलाने का काम कौन करता है? डिकम्पोजर करता है। तो डिकम्पोजर में हमारा कौन हो सकता है? डिकम्पोजर में बैक्टीरिया हो सकता है, फंगी हो सकता है, ये सब क्या हो जाएगा? हमारा डिकम्पोजर हो जाएगा। ठीक ना? चलिए, इस तरीके से हमारा ये टॉपिक भी हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फूड चेन्स एंड वेव्स। तो इसको हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर के अंदर फूड चेन्स एंड वेव्स। तो टॉपिक का नाम इसमें फूड चेन्स और वेव्स है। फूड चेन के बारे में भी डिस्कस करेंगे हम लोग और फूड वेव के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि आखिर दोनों क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। पिछले क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कस करा, क्या उसमें कोई डाउट किसी को? समझ में आया था सब कुछ? चले गुड। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे अपना एक अलग टॉपिक। टॉपिक का नाम है फूड चेन्स एंड वेव्स। और इस टॉपिक को जब हम लोग पढ़ रहे होंगे तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अपने सामने एनसीईआरटी बुक का पिक्चर वगैरह आप खोल के रखेंगे। ठीक ना? जो पिक्चर हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे स्क्रीन पर, वो पिक्चर एनसीईआरटी का ही है, तो वो आप अपने सामने रखिएगा तो आपको समझ में थोड़ा ज़्यादा आएगा। ठीक ना? तो समझते हैं क्या लिखा हुआ इस टॉपिक में। ध्यान से बस आपको सुनते चलना है और पिक्चर को देखते चलना है। सबसे पहले देखो फूड चेन क्या होता है। ये फूड चेन कोई एक नया वर्ड हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा हम लोग फूड चेन बहुत हम लोग बचपन में पढ़े हैं कि फूड चेन क्या होता है। बचपन में हम लोगों ने फूड चेन को कैसे याद रखा था कि एक एनिमल दूसरे को एनिमल को खाएगा, फिर उस एनिमल को कोई और एनिमल खा लेगा, फिर उसको भी कोई और खा लेगा, इसी को हम लोग कहते हैं फूड चेन। बस वही चीज़ इसमें भी है हमारा। तो एक बार पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे क्या है। द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन अ कम्युनिटी। एक कम्युनिटी में ऑर्गेनिज्म का क्या होगा? सीक्वेंस होगा। मतलब कहीं पे भी, एक जंगल में, एक गार्डन में, तालाब में, कहीं पे भी ऑर्गेनिज्म का एक सीक्वेंस होगा इन विच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्स अनदर ऑर्गेनिज्म। मतलब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को कंज्यूम कर रहा है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को क्या कर ले रहा है? खा ले रहा है। टू ट्रांसफर फूड एनर्जी इज कॉल्ड अ फूड चेन। क्यों खा रहा है? ताकि जिसको खाएगा उसका एनर्जी किसके अंदर आ जाए? जो उसको खाएगा, है ना? तो वो हो गया हमारा फूड चेन। तो फूड चेन का सिंपल सा मतलब है, डेफिनेशन तो आपका ये हो गया, लेकिन समझ में आपको आना चाहिए। फूड चेन का सिंपल सा मतलब हो गया, इसमें एक ऑर्गेनिज्म का ना सीक्वेंस होता है। मतलब ये ऑर्गेनिज्म आगे वाले को खा लेगा, फिर वो वाला उसके आगे वाले को खा लेगा, फिर वो उसको खा लेगा। इसी सीक्वेंस को हम लोग कहते हैं फूड चेन। और कोई किसी को क्यों खाता है? ताकि उसको एनर्जी मिल सके। बस यही हमारा कहलाता है फूड चेन। आगे बढ़ते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, अ लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स शोइंग हु ईट्स whom इज कॉल्ड अ फूड चेन। बिल्कुल सही बात है। आसान शब्दों में हम लोग क्या कह सकते हैं कि कौन किसको खा रहा है, इसी चीज को हम लोग क्या कह देते हैं? फूड चेन कह देते हैं। फूड चेन आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, आपके पिक्चर में देखना जरा आप। आपके सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ऐसा पिक्चर आपके बुक में होगा, है ना? वहाँ पे आपके बुक में एनसीईआरटी में देखना, वहाँ पे नजर आएगा आपको फूड चेन। देखो उस फूड चेन के नीचे क्या लिखा हुआ है? फूड चेन इन नेचर। ए नंबर का जो है वो फॉरेस्ट का बात कर रहा है, बी नंबर में जो वो ग्रासलैंड का बात कर रहा है, और तीसरे नंबर में वो पॉन्ड के बारे में बात कर रहा है, तालाब के बारे में। एक एक करके पहले समझते हैं। ए नंबर का पहले देखो, जंगल के बारे में बात कर रहा है। नीचे देखो पेड़ आपको दिख रहा है पिक्चर में, पेड़ है। इस पेड़ को कौन खा रहा है बताओ? डियर, हिरन खा रहा है। और डियर को कौन खा ले रहा है बताओ? टाइगर खा ले रहा है। उसी प्रकार से बी नंबर में आओ। बी नंबर में आप देखो नीचे क्या है आपका? पहले ग्रास है, उसको कौन खा रहा है? ये इसको क्या कहते हैं हम लोग? ग्रास ऊपर कहते हैं, हाँ, इंसेक्ट जो भी हो नाम। फिर इसको कौन खा लेता है? मेढक खा लेता है। मेढक को कौन खा ले रहा है? सांप खा ले रहा है। और सांप को कौन खा ले रहा है? ईगल, है ना? तो इस तरीके से हमारा फूड चेन यहाँ पे सांप दिख रहा है। उसी तरीके से एक पॉन्ड का है। सी नंबर में क्या था हमारा? पॉन्ड था। हाँ देखो पॉन्ड में सबसे पहले कुछ आपको यहाँ पे घास दिख रहा होगा, उसको कौन खा रहा है? ये छोटा सा कीड़ा खा रहा है, स्कॉर्पियन इसको हम लोग कहते हैं। इसको कौन खा ले रहा है? मछली खा ले रही है। और मछली को कौन खा ले रही है? ये पक्षी खा ले रही है ना? तो इस तरीके से हमारा फूड चेन काम करता है। फूड चेन का सिंपल सा मतलब है कौन किसको खा रहा है, इसी को हम लोग कह देते हैं
फूड चेन। तो ए नंबर में जो आपने देखा वो फॉरेस्ट का था, बी नंबर में जो देखा आपने वो ग्रासलैंड का था, और ग्रासलैंड में तो घास का था और खुले मैदान का था, और सी नंबर में आपने देखा वो पॉन्ड का था। तो हर जगह पे फूड चेन हम लोग को लगभग देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा ट्रॉपिक लेवल्स। ट्रॉपिक लेवल समझना है आपको थोड़ा सा ध्यान से, ये नहीं है, ये तो फूड वेब है हमारा, इसको बाद में देखेंगे। ये वाला देखो ट्रॉपिक लेवल आपके बुक में होगा। ट्रॉपिक लेवल का पिक्चर ट्रायंगल के शेप का होगा और सबसे ऊपर में लिखा होगा टर्सरी कंज्यूमर, उसके नीचे सेकेंडरी कंज्यूमर, उसके नीचे प्राइमरी कंज्यूमर और सबसे नीचे प्रोड्यूसर। तो आइए हम लोग समझते हैं ये ट्रॉपिक लेवल क्या होता है। देखो, द वेरियस स्टेप्स इन अ फूड चेन at which the transfer of food energy takes place are called tropic levels. ट्रॉपिक लेवल बेसिकली हमको ये बताता है, ट्रॉपिक लेवल जो आपके ट्रायंगल के फिगर में आप देख रहे हो, ट्रॉपिक लेवल बस आपको ये बताता है कि कौन किसको खाता है। यहाँ पे अभी आपको दिख रहा होगा प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर। तो अभी हो सकता है कि आपको उतना कुछ खास समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन हम लोग इसको एक एक करके समझेंगे भी, ठीक ना। तो आइए पहले कुछ और बातें पढ़ते हैं, फिर हम लोग आगे देखेंगे तो समझ में ज़्यादा आएगा। बस अभी आप पिक्चर को देख लो, लेकिन समझ देंगे फिर आगे बढ़ेंगे। लिखा हुआ प्रोड्यूसर्स आर एट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सही बात है। आप ट्रायंगल भी देखते रहना, वहां पे प्रोड्यूसर जो है ना वो सबसे नीचे दिखेगा आपको। मतलब प्रोड्यूसर का मतलब कौन? प्लांट, है ना, ब्लू ग्रीन एल्गे जो अपने सामानों को खुद बना रहे हैं, अपने भोजन को वो खुद बना रहे हैं। तो प्रोड्यूसर हमारा सबसे नीचे है, वो क्या करेगा? अपना फूड प्रिपेयर करेगा। आगे, दे फिक्स अप द सोलर एनर्जी एंड मेक इट अवेलेबल फॉर कंज्यूमर। ये क्या करता है? सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करता है। ये बेसिकली कहना ये चाह रहा है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करके अपना फूड बना के अपने पास से रखता है, ठीक ना। ध्यान से समझना इस चीज़ को। नीचे जो आपको दिख रहा है वो प्रोड्यूसर है, और प्रोड्यूसर का मतलब यहाँ पे किसका बात हो रहा है? प्लांट का बात हो रहा है। तो प्लांट क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड के हेल्प से, सनलाइट के हेल्प से, क्लोरोफिल के हेल्प से, वाटर के हेल्प से, इन सभी के हेल्प से वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेगा और अपना फूड वो खुद से प्रिपेयर कर लेगा, ठीक है। आगे, अब इसको खाएगा कौन? घास है, पेड़ पौधा है, ऑब्वियस सी बात है, इसको प्राइमरी कंज्यूमर खाएगा। मतलब इसको जो पहली बार खाएगा, इस पेड़ पौधों को जो पहली बार खाएगा उसको हमने क्या बोल दिया? प्राइमरी कंज्यूमर बोल दिया। ओके, वही बात कहाँ पे लिखा हुआ था कि दे फिक्स अप द सोलर एनर्जी एंड मेक इट अवेलेबल फॉर कंज्यूमर। सोलर एनर्जी का मतलब हो गया कि ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करके अपना फूड बनाता है, और इस फूड को खा कौन लेता है? कंज्यूमर खा लेता है। यानी कि किसका बात कर रहा है? वो प्राइमरी कंज्यूमर का बात कर रहा है। आगे, द हर्बीवोरस और द प्राइमरी कंज्यूमर कम एट द सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। तो ये जो आप देख रहे हो सबसे नीचे हमारा प्रोड्यूसर, उसके ऊपर आपको दिख रहा होगा प्राइमरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी कंज्यूमर बोलो, या फिर आप वहाँ पे हर्बीवोरस भी लिख सकते हो। यदि आपके पास पेन वगैरह है, पेंसिल वगैरह आपके हाथ में है, तो जहाँ पे आपने प्राइमरी कंज्यूमर देखा वहीं पे आप ब्रैकेट देके हर्बीवोरस भी लिख सकते हो, क्योंकि हर्बीवोरस का मतलब होता है वैसे जानवर जो केवल किस पे डिपेंड रहते हैं? प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रोड्यूसर हुआ, प्रोड्यूसर यानी कि प्लांट हुआ। प्लांट अपना भोजन बनाएगा और इस प्लांट को खा कौन लेगा? बताओ, हर्बीवोरस खा लेगा, यानी कि वैसा एनिमल खाएगा जो एनिमल केवल और केवल प्लांट पे डिपेंडेंट रहता है। और उसी प्रकार के हर्बीवोरस को हमने क्या बोल दिया यहाँ पे? प्राइमरी कंज्यूमर बोल दिया। तो प्राइमरी कंज्यूमर बोलो या हर्बीवोरस बोलो, बात सेम है। आगे बढ़े, आगे, द स्मॉल कार्निवोरस और द सेकेंडरी कंज्यूमर्स कम एट द थर्ड ट्रॉपिक लेवल। अब जो ऊपर में आपको दिख रहा है सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर में आप ब्रैकेट देके लिख सकते हो, यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है? स्मॉल कार्निवोरस। मतलब वैसे जानवर, जो जानवर तो छोटे होते हैं लेकिन वो डिपेंड किस पे रहते हैं? बताओ, एनिमल पे डिपेंड रहता है। समझ रही बात? तो जहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर आप देख रहे हो, वहाँ पे आपको ब्रैकेट देके लिख लेना है स्मॉल कार्निवोरस। मतलब वैसे एनिमल जो छोटे तो होते हैं देखने में, लेकिन वो खाते क्या है? एनिमल को ही खा लेते हैं, वो मीट पे डिपेंड रहते हैं। समझ रही बात? ये फ्लो आपको समझ में आना चाहिए। प्रोड्यूसर मतलब प्लांट अपना भोजन बनाया, इसको खा कौन लिया? हर्बीवोरस खा लिया, यानी कि वैसे जानवरों ने खाया जो जानवर केवल और केवल प्लांट पे डिपेंड रहता है, उस प्रकार के जानवर को हम लोग क्या कह देते हैं? हर्बीवोरस। और उसी को यहाँ पे बोला गया है प्राइमरी कंज्यूमर। और इस जानवर को भी तो कोई खाएगा, तो इस जानवर को जो खाएगा उसको हमने बोल दिया सेकेंडरी कंज्यूमर, या फिर आप उसको स्मॉल कार्निवोरस भी बोल सकते हैं, जो कि केवल और केवल एनिमल पे ही डिपेंड रहता है।
एक हमारा लास्ट बच गया ऊपर में टर्सरी कंज्यूमर, तो आइए उसको भी देखते हैं। द लार्ज कार्निवोरस, जो जानवर बड़े होते हैं और वो भी एनिमल पे डिपेंड रहता है, वो किसको खा लेगा बताओ, किस एनिमल को, जो एनिमल सेकेंडरी कंज्यूमर होगा उसको खा लेगा। तो वही लिखा हुआ है द लार्ज कार्निवोरस और द टर्सरी कंज्यूमर कम एट द फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। तो जो सबसे ऊपर वाला आप देख रहे हैं टर्सरी कंज्यूमर, वहां पे ब्रैकेट देख के आप लिख सकते हो लार्ज कार्निवोरस। लार्ज कार्निवोरस का सिंपल सा मतलब हो गया टाइगर, लायन, ये सब चीज हमारा उसमें आ जाएगा, ठीक है ना, समझ रही है बात। तो ये क्या ट्रॉपिक लेवल का जो ये ट्रायंगल है, आपको ये समझ में आया, ये आता है एग्जाम में कि डिस्कस द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स। तो आपको ऐसे डिस्कस करना पड़ेगा और वहाँ पे ट्रायंगल का एक पिक्चर बना के वहाँ पे मेंशन भी करना है आपको। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। प्रोड्यूसर का मतलब हो गया हमारा प्लांट। तो प्लांट अपना फूड बनाएगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। इस प्लांट को खा लेगा हमारा कौन, हर्बीवोरस खा लेगा। और हर्बीवोरस को हमने क्या बोल दिया, प्राइमरी कंज्यूमर। हर्बीवोरस को कौन खा लेगा, सेकेंडरी कंज्यूमर यानी कि स्मॉल कार्निवोरस। और स्मॉल कार्निवोरस को कौन खा लेगा, टर्सरी कंज्यूमर यानी कि लार्ज कार्निवोरस। एग्जांपल के तौर पे टाइगर, लायन, ये सब खा लेगा उसको। तो इस तरीके से हमारा ट्रॉपिक लेवल चलता है। इसमें आपको ये समझ में आ गया कि कौन किसको खाता है। प्लांट को खाता है हर्बीवोरस, हर्बीवोरस को खाता है स्मॉल कार्निवोरस, स्मॉल कार्निवोरस को खा लेता है अल्टीमेटली लास्ट में कौन, लार्ज कार्निवोरस। समझ आया बात। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक यहाँ पे हमने नोट भी लिख दिया है कि नोट में है कि सी द डायग्राम ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स इन एनसीईआरटी बुक। तो एनसीईआरटी बुक में आप देख रहे होंगे, नहीं भी देख रहे हो तो हमारे स्क्रीन के सामने है, ठीक ना। तो ये हमने इसको समझ लिया, आगे बढ़े हम लोग। चलिए, एक क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बहुत बार पूछा जाता है और कई बार पूछा भी गया है, 10% लॉ। इसको या तो केवल 10% लॉ के नाम से पूछ लेगा या फिर पूछ लेगा डिस्कस द 10% लॉ ऑफ एनर्जी। तो जहाँ पे आप 10% लॉ आपके नोट्स में लिखा होगा, वहाँ पे आप स्लैश देख के लिख लेना 10% लॉ ऑफ एनर्जी कर लेना वहाँ पे, ठीक ना। मतलब ये जो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं, इसको 10% लॉ भी कहा जाता है या फिर इसको कई बार एग्जाम में 10% लॉ ऑफ एनर्जी भी बोल दिया जाता है। तो स्लैश देख के आप वहाँ पे लिख ही लेना 10% लॉ ऑफ एनर्जी। तो एग्जाम में आएगा क्या, एग्जाम में ऐसे भी आता है कई बार कि व्हाट आर 10% लॉ ऑफ एनर्जी, या फिर व्हाट आर 10% लॉ, या फिर ऐसे आएगा कि व्हाट आर 10% लॉ ऑफ एनर्जी डिस्कस, इस प्रकार से आ जाएगा। तो क्या होता है 10% लॉ ऑफ एनर्जी, तो आइए इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। इसको यदि आप समझ गए ना, तो इस चैप्टर का एक बहुत बड़े चीज़ को आप समझ जाओगे फिर। तो इसको ध्यान से आपको सुनना है, क्या होता है 10% लॉ। आइए शुरू करते हैं। देखो होता क्या है, अकॉर्डिंग टू द 10% लॉ, only 10% of the energy entering a particular tropic level of food chain is available for transfer to the next higher tropic level। होता क्या है इसमें ना, थोड़ा सा बस आपको पहले समझाते हैं ऐसे ही, फिर हम लोग एक एग्जाम्पल भी लेंगे, स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ उसको भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। देखना ध्यान से। होता क्या है, जैसे यहाँ पे हम लोग आते हैं, सबसे पहले क्या था हमारा, प्रोड्यूसर था यानी कि प्लांट है। प्लांट को कौन खाएगा ये बताओ, प्लांट को खाएगा कौन, प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि हर्बीवोरस। तो हर्बीवोरस को केवल और केवल 10% ही एनर्जी मिलेगा, किसका, प्लांट का। फिर इस हर्बीवोरस को कौन खाएगा, स्मॉल कार्निवोरस खाएगा। तो स्मॉल कार्निवोरस को भी 10% एनर्जी ही मिलेगा, केवल किसका मिलेगा उसको, हर्बीवोरस का मिलेगा। फिर स्मॉल कार्निवोरस को कौन खाएगा, लार्ज कार्निवोरस खाएगा। और लार्ज कार्निवोरस को भी कितना एनर्जी मिलेगा, केवल 10% ही मिलेगा। किसका एनर्जी मिलेगा उसको, 10% स्मॉल कार्निवोरस का मिलेगा। मतलब यदि कोई जानवर किसी को खाता है तो उसको खाने से क्या मिलने वाला, उसको एनर्जी मिलने वाला। लेकिन कितना एनर्जी उसको मिलेगा, मात्र 10% ही एनर्जी मिलेगा। इसी को हम लोग कहते हैं 10% लॉ। ये तो हमने इसे समझ लिया, लेकिन स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है वो हम लोग समझेंगे। एक बात और बता देते हैं आपको पहले ही, फर्स्ट लेवल में 10% लॉ काम नहीं करता है, वहां पे 1% लॉ काम करता है। वो हम लोग अभी देखेंगे तो समझ में ज़्यादा आएगा। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। तो 10% लॉ का डेफिनेशन जब पूछे तो आप ये वाला पहला पॉइंट लिख देना, ठीक ना। अब इसको समझते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, तो ध्यान से समझना है। बस इसमें आपको इतना ध्यान रखना है कि 10% लॉ ऑफ एनर्जी में ये होता है कि यदि कोई भी जानवर किसी को खाएगा तो उसका पेट तो भर जाएगा, लेकिन एनर्जी का बात करें तो उसको एनर्जी केवल कितना मिलेगा, 10% मिलेगा। हर बार यही चीज़ होता है हमारा
इसी को हम लोग कहते हैं 10% लॉ ऑफ एनर्जी, या फिर इसको कई बार शॉर्ट में 10% लॉ भी बोल दिया जाता है। अब एक्चुअली में काम कैसे करता है वो हमको थोड़ा समझना है ध्यान से। आइए समझते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, पहला पॉइंट देयर, ध्यान से सुनना बस आपको। देयर इज अ ग्रेजुअल रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल एज वी गो फ्रॉम प्रोड्यूसर लेवल टू द हायर ट्रॉपिक लेवल ऑफ फूड चेन। मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे हम लोग प्रोड्यूसर से ऊपर जाते हैं, टर्सरी कंज्यूमर की ओर जाते हैं, हमारा जो एनर्जी है ना वो घटता जाता है। समझ रही है बात? वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, द ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट का मतलब ये किसका बात कर रहा है? प्रोड्यूसर का बात कर रहा है। आप ये ट्रॉपिक लेवल भी देखते चलना, ठीक ना। तो द ग्रीन प्लांट्स यानी कि प्रोड्यूसर का बात कर रहा है, कैप्चर ओनली 1% ऑफ सनलाइट एनर्जी दैट फॉल्स ऑन देयर लीव्स एंड कन्वर्ट इट इनटू फूड एनर्जी। ध्यान से सुनिएगा बस, आपको यहाँ पे हो क्या रहा है। देखो पहले हम लोग बात करते हैं प्रोड्यूसर का यानी कि प्लांट का। हमने बताया आपको प्लांट अपना जो भोजन बनाता है किस प्रोसेस से बनाता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बनाता है। तो ये इसके ऊपर सनलाइट तो बहुत पड़ता है, प्लांट के ऊपर सनलाइट खूब आता है, लेकिन प्लांट उस सनलाइट का केवल इस्तेमाल कितना करता है? 1% इस्तेमाल करता है, और 1% सनलाइट वो लेके अपना पूरा फूड का रिक्वायरमेंट पूरा कर लेता है, यानी कि पूरा अपना फूड बना लेता है। समझ में आ रही है बात? आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बताओ कितना परसेंट देखने को मिलेगा आपको, ये कितना परसेंट एनर्जी ले रहा है, मतलब कितना परसेंट उसको सनलाइट एनर्जी मिल रहा है? 1%। मिलता तो बहुत है, लेकिन ये केवल इस्तेमाल कितना करता है? 1% करता है। आगे, द 10% लॉ विल नॉट अप्लाई एट दिस स्टेज। इस स्टेज पे 10% लॉ अप्लाई नहीं होता है, लेकिन इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वहां पे 10% लॉ अप्लाई होगा। पहले हम लोग इसको समझेंगे, फिर इसका एक एग्जाम्पल भी हम लोग लेंगे, मतलब एग्जाम्पल नहीं, क्वेश्चन लेंगे हम लोग, उसको फिर समझेंगे। समझ में आ रही है बात? तो हुआ क्या, पहले ये समझो आप ध्यान से। पहले आप ये समझना कि जैसे ही हमारा ये प्रोड्यूसर यानी कि प्लांट अपना भोजन बनाता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था कि सनलाइट भी लेता है। तो सनलाइट प्लांट को तो मिलता बहुत है, लेकिन ये केवल इस्तेमाल कितना करता है? 1% ही इस्तेमाल करता है। मतलब आप ये बताओ, सनलाइट जो इसको मिल रहा है प्लांट को, वो भी क्या तरीके का एनर्जी ही तो है ना। तो अब जरा मेरा सवाल आपसे ये है कि बताओ, सनलाइट से प्लांट ने कितना एनर्जी लिया? 1% लिया। लेकिन हम लोग तो पढ़ रहे हैं 10% लॉ, इसीलिए ध्यान रखिएगा इस स्टेज में यानी कि प्रोड्यूसर लेवल पे 10% लॉ अप्लाई नहीं होता है। यहां पे केवल कितना परसेंट देखने को मिलेगा आपको? 1% देखने को मिलेगा। मतलब सनलाइट जो है वो भी एक एनर्जी है हमारा। वो ले कौन रहा है? प्लांट ले रहा है अपना भोजन को बनाने के लिए, अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए, लेकिन वो केवल 1% ले रहा है, 10% नहीं ले रहा। इसीलिए हमने यहाँ पे लिख भी दिया है कि द 10% लॉ विल नॉट अप्लाई एट दिस स्टेज। इस स्टेज पे 10% लॉ अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि सनलाइट का केवल ये 1% एनर्जी लेता है। लेकिन आगे जो भी हम लोग पढ़ेंगे उसमें 10% अप्लाई होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला ध्यान से आप समझना। व्हेन ग्रीन प्लांट्स आर ईटेन बाय द हर्बीवोरस और द प्राइमरी कंज्यूमर। तो सबसे पहली बात बताइए आप, इस प्लांट को यानी कि प्रोड्यूसर को जो आप देख रहे हैं, प्लांट को पहली बार खाएगा कौन? प्राइमरी कंज्यूमर खाएगा, यानी कि हर्बीवोरस खाएगा। आगे तो वही लिखा हुआ है कि व्हेन ग्रीन प्लांट्स आर ईटेन बाय द हर्बीवोरस और द प्राइमरी कंज्यूमर, a great deal of energy is lost in the environment. Some amount of energy goes into digestion, some amount of energy goes in doing work, and the rest energy goes towards growth and reproduction. अब देखो, इस प्लांट को एक हर्बीवोरस खाएगा, चलो मान लेते हिरन खाया, डियर ने प्लांट को खा लिया, तो उस डियर को जो एनर्जी मिलेगा ना, उस एनर्जी का डियर इस्तेमाल कहाँ कहाँ करेगा, पहले वो समझते हैं, फिर इसमें हम लोग 10% लॉ अप्लाई करेंगे। इस प्लांट को जब प्राइमरी कंज्यूमर खाएगा यानी कि हर्बीवोरस खाएगा, फॉर एग्जांपल डियर खाएगा, तो डियर को जो एनर्जी मिलेगा उसका कुछ एनर्जी जो है ना एनवायरनमेंट में लॉस्ट हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। वो कुछ एनर्जी जो डियर का है वो डाइजेशन में चल जाएगा, खाना को पचाने में। कुछ एनर्जी जो है डियर का वो कहाँ चल जाएगा? काम करने में चल जाएगा, दौड़ना भी तो होता है डियर को, उसमें चल जाएगा। और कुछ एनर्जी जो है डियर का ग्रोथ में और रिप्रोडक्शन में चल जाएगा। समझ रही है बात? जैसे आपको भूख लगता है, आप खाना खाते हैं, तो उस एनर्जी को जब आप प्राप्त कर लेते हैं
तो आप अलग अलग काम करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, खेलते हैं, दौड़ते हैं, है ना, डांसिंग, म्यूजिक, जो भी आप करते हैं। तो वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि जब इस प्लांट को यानी कि प्रोड्यूसर को जब प्राइमरी कंज्यूमर खाएगा, हर्बीवोरस यानी कि डियर जब खाएगा प्लांट को, तो डियर को जो भी एनर्जी मिले उस एनर्जी का इस्तेमाल वो अलग अलग चीज़ों के लिए करता है, अपना खाना पचाने के लिए, अपना काम करने के लिए, अपने ग्रोथ के लिए, अपने रिप्रोडक्शन के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए वो इस्तेमाल करता है। आगे, an average of 10% energy is remain into its own body and made available for the next level of consumer। इतना सारा एनर्जी का इस्तेमाल करने के बाद भी डियर के बॉडी में एनर्जी यदि कितना बचेगा, तो मात्र 10% एनर्जी ही बचेगा। मतलब जब प्लांट को जब डियर ने खाया तो डियर को एनर्जी तो बहुत मिला, लेकिन अपने एनर्जी का ज़्यादातर इस्तेमाल उन्होंने किस चीज़ में किया, अलग अलग कामों में किया, अपने भोजन को डाइजेस्ट करने में, अपने कामों को करने में, ग्रोथ करने में, रिप्रोडक्शन करने में। इतना सब कुछ करने के बाद डियर के बॉडी में एनर्जी फिलहाल कितना बचा हुआ है, बस 10% बचा हुआ है। और अब यदि कोई जानवर डियर को खा लेता है तो उस जानवर को डियर का कितना परसेंट एनर्जी मिलेगा, बस 10% मिलेगा। बताओ क्यों? क्योंकि डियर के बॉडी में 10% एनर्जी बचा है, 90% एनर्जी तो उन्होंने अलग अलग चीजों में इस्तेमाल कर दिया। जैसे मान लेते हैं डियर को खाया किसने, सेकेंडरी कंज्यूमर ने, यानी कि स्मॉल कार्निवोरस ने खा लिया, तो उस कार्निवोरस को यानी कि उस जानवर को केवल और केवल डियर को मारने पे कितना एनर्जी मिल जाएगा, बस 10% मिलेगा। तो आप देख रहे हो यहां पे प्राइमरी कंज्यूमर का 10% एनर्जी किसको ट्रांसफर हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर को ट्रांसफर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन एवरी हायर ट्रॉपिक लेवल। अब जब इस स्मॉल कार्निवोरस ने प्राइमरी कंज्यूमर को मारा, यानी कि डियर को जब मारा, उसको खा लिया, तो बताओ पहली बात तो ये कि सेकेंडरी कंज्यूमर यानी कि स्मॉल कार्निवोरस को एनर्जी कितना मिला होगा, 10%। अब उस 10% एनर्जी का स्मॉल कार्निवोरस भी क्या करेगा, अलग अलग काम करेगा एनर्जी का, और काम करने के बाद भी उसके बॉडी में एनर्जी कितना बचेगा, मात्र 10% बचेगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर 10% उसको एनर्जी मिला, वो अपना काम भी कर लेगा, 10% फिर भी बच गया, ऐसा कैसे हो सकता है? इसके पीछे का ट्विस्ट समझो। जब प्राइमरी कंज्यूमर को यानी कि डियर को मारा किसने, सेकेंडरी कंज्यूमर ने, यानी कि स्मॉल कार्निवोरस ने, उसको मिला कितना एनर्जी, 10% मिला। मतलब वो 10% एनर्जी उसको जो मिला है उसके लिए वो 100% एनर्जी है, ध्यान रखना, समझ रही बात। मतलब जब डियर को मारेगा स्मॉल कार्निवोरस, तो स्मॉल कार्निवोरस को कितना परसेंट एनर्जी मिल रहा है, डियर का केवल 10% ही मिल रहा है, लेकिन वही 10% स्मॉल कार्निवोरस यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर के लिए 100% एनर्जी का काम करता है। और फिर से वो क्या करेगा, अपना 90% एनर्जी अलग अलग कामों में इस्तेमाल कर लेगा, और 10% एनर्जी उसके पास अभी भी बचा हुआ होगा। और इस 10% एनर्जी जो बचा हुआ है सेकेंडरी कंज्यूमर के पास, अब जब इसको कोई जानवर मार के खा लेगा, यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर जब इसको खा लेगा, तो उसको भी कितना मिलेगा, 10% मिलेगा। मिल तो उसका 10% रहा है, लेकिन उसके लिए वही 10% कितना है, 100% है। फिर वो भी क्या करेगा, 90% अपने एनर्जी को अलग अलग चीज़ों में इस्तेमाल करेगा, और 10% उसके बॉडी में भी बचा हुआ रहेगा। अब आपके मन में सवाल ये भी होगा कि सर टर्सरी कंज्यूमर के बाद फिर कौन इसको खाएगा? इसको खाता जनरली कोई नहीं है, ये अपने आप क्या हो जाता है, टाइम पड़ने के बाद मर जाता है, और मरने के बाद इसको कौन खा लेता है, डिकम्पोजर, बैक्टीरिया वगैरह खा लेता है। तो बैक्टीरिया को भी बताओ बाद में कितना एनर्जी मिलेगा, 10% मिलेगा उसको भी। तो आप देख रहे हो, बस पहले वाले लेवल में प्रोड्यूसर को यानी कि प्लांट को केवल सनलाइट से 1% एनर्जी लेना होता है, बाकी हर बार आप देख रहे हो 10% का ट्रांसफर होता जा रहा है। अगले वाले को 10% मिल रहा है, लेकिन वही 10% उसके लिए 100% एनर्जी का काम कर रहा है। वो सारा काम करके फिर भी अपने बॉडी में वो 10% एनर्जी बचा ही लेता है। फिर अगले वाला जब उसको खाएगा तो उसको भी 10% ही मिलेगा। इसी को हम लोग कहते हैं 10% लॉ ऑफ एनर्जी। तो जब भी आपके एग्जाम में आ जाए 10% लॉ ऑफ एनर्जी, तो आपको ये पूरा बात लिखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये वाला पिक्चर आपको वहाँ पे बना देना है। पिक्चर मतलब ट्रॉपिक लेवल का जो डायग्राम है वो वहाँ पे आपको बनाना है। समझ में आया बात? आगे बढ़ते हैं। अगला, फ्रॉम द एनर्जी फ्लो डायग्राम। अच्छा, एक पिक्चर हमारे सामने और है, देखो आपके होगा एक,
डायग्राम शोइंग फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। सबसे पहला हमारा क्या है बताओ, सनलाइट है। सबसे नीचे क्या है, सनलाइट। इसको कौन इस्तेमाल कर रहा है, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर को कौन खा ले रहा है, हर्बीवोरस, यानी कि प्राइमरी। पहला कौन, यहाँ पे सनलाइट है, उसका इस्तेमाल प्रोड्यूसर कर रहा है। प्रोड्यूसर को कौन खा ले रहा है, हर्बीवोरस खा ले रहा है। इसको हम लोग और क्या कहते हैं बताओ, प्राइमरी कंज्यूमर ना। फिर हर्बीवोरस को कौन खाएगा, कार्निवोरस। इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्मॉल कार्निवोरस। और क्या बोलते हैं इसको, सेकेंडरी कंज्यूमर। और उसके बाद उसको कौन खा ले रहा है, टॉप कार्निवोरस। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लार्ज कार्निवोरस या फिर टर्शियरी कंज्यूमर। समझ में आया बात। तो ये जो आपका पिक्चर है, ये है एनर्जी फ्लो डायग्राम का, फ्लो ऑफ एनर्जी का ये डायग्राम है आपका। और ये जो आपने देखा था, ये आपका ट्रॉपिक लेवल का है। तो दोनों में से आप कोई भी पिक्चर एग्जाम में बना सकते हैं। ज़्यादातर अच्छा क्या रहेगा, जब भी 10% लॉ ऑफ एनर्जी का बात करें तो आप ये फ्लो ऑफ एनर्जी वाला डायग्राम बनाना, ठीक ना। समझ में आया बात, क्योंकि इसमें एनर्जी का फ्लो दिख रहा है। आगे बढ़े, अगला देखो, अगला है हमारा फ्रॉम द एनर्जी फ्लो डायग्राम। एनर्जी फ्लो डायग्राम को आप जरा ध्यान से देखो, टू थिंग्स बिकम क्लियर। इससे दो चीज आपको पता चलेगा। क्या चलेगा, पहला पॉइंट, फर्स्ट, द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। मतलब फ्लो ऑफ एनर्जी जो है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में आपको दिखेगा, नीचे से ऊपर की ओर। पहला ये आपको दिखेगा। मतलब सनलाइट का एनर्जी प्रोड्यूसर लिया, प्रोड्यूसर का एनर्जी हर्बीवोरस, हर्बीवोरस का एनर्जी कार्निवोरस, और कार्निवोरस का टॉप कार्निवोरस। ठीक है, तो इस फ्लो ऑफ एनर्जी का जो डायग्राम है, इसमें से हमको दो चीज साफ साफ दिखता है। पहला ये कि एनर्जी का जो फ्लो है वो एक ही डायरेक्शन में, यूनि डायरेक्शनल है। दूसरा क्या दिखता है, सेकेंड, द एनर्जी अवेलेबल एट ईच हायर ट्रॉपिक लेवल इज 10% ऑफ द प्रीवियस लेवल। मतलब इसमें आपको ये भी दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है 10% लॉ ऑफ एनर्जी में भी तुरंत, उसमें क्या दिख रहा है हम लोगों को कि जो अगला वाला जो भी इस्तेमाल करेगा एनर्जी, जो भी उसको एनर्जी मिलेगा, कितना मिलेगा, 10% मिलेगा। फिर अगले वाले को कितना मिलेगा, 10%। फिर अगले वाले को कितना मिलेगा, 10% ही मिलेगा। तो जब भी आपके एग्जाम में 10% लॉ ऑफ एनर्जी का सवाल आएगा तो ये सारा पॉइंट आपको लिखना है जो यहाँ पे हमने लिखा है, और ये वाला आपको पिक्चर बना देना है, मतलब फ्लो डायग्राम वहाँ पे आपको बना देना है। ट्रॉपिक लेवल का वहाँ पे पिक्चर मत बनाना, ट्रॉपिक लेवल का वहाँ पे कोई काम नहीं है। आपको पिक्चर कौन सा बनाना है, मतलब फ्लो डायग्राम किसका बनाना है, ये वाला जो दिख रहा है नीचे, डायग्राम शोइंग फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इको सिस्टम, ये वाला आपको वहाँ पे बनाना है। समझ में आया बात। तो वही हमने यहाँ नीचे लिख भी दिया है कि नोट में सी दी एनर्जी फ्लो डायग्राम इन एनसीईआरटी बुक, मतलब इसके बारे में ही ये बात कर रहा है। आगे बढ़े हम लोग। चलिए, अब 10% लॉ ऑफ एनर्जी को हम लोग बेहतर तरीके से समझ सके, इसके लिए आइए हम लोग एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन करते हैं हम लोग, एक मिनट बस, हाँ आइए एक हम लोग क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से आपको बस समझना है। देखो क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट, इसी प्रकार का क्वेश्चन आता है 10% लॉ ऑफ एनर्जी से, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। कई बार न्यूमेरिकल के रूप में आ जाएगा क्वेश्चन, कई बार स्टेटमेंट के रूप में भी आ जाएगा। पूछ लेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय 10% लॉ ऑफ एनर्जी, तो उसमें आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। कई बार आ जाएगा कि ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसको 10% लॉ ऑफ एनर्जी के हिसाब से सॉल्व करके दिखाओ। तो कैसे दिखाओगे, आइए देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू लायन इन द फॉलोइंग फूड चेन इफ प्लांट्स हैव 20,000 जूल ऑफ एनर्जी अवेलेबल फ्रॉम द सन। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, और यहाँ पे एक फूड चेन भी बना हुआ है। पहला क्या है, प्लांट, उसके बाद कौन है, डियर, उसके बाद है लायन। यानी कि प्लांट को खा रहा है डियर और डियर को खा रहा है लायन। तो इस फूड चेन को ध्यान से देखिए, और जो यहाँ पे वैल्यू दिया गया इसका इस्तेमाल करके इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करिए 10% लॉ ऑफ एनर्जी के हिसाब से। तो आइए समझते हैं क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है हमने देखना है यहाँ पे ध्यान से। We know that plants capture only 1% of sunlight energy that falls on their leaves and convert it into food energy। ये हम लोगों ने अभी तुरंत पढ़ा 10% लॉ ऑफ एनर्जी में कि प्लांट पे कोई भी 10% का अप्लाई नहीं होता, मतलब प्लांट पे 10% लॉ का एनर्जी का कोई एप्लीकेशन नहीं देखने को मिलता है। कहने का सिंपल सा मतलब है कि पहला जो हमारा प्रोड्यूसर यानी कि जो प्लांट है उस पर 10% लॉ ऑफ एनर्जी अप्लाई नहीं होता है। आगे देखो, तो बताओ प्लांट को सनलाइट का जो एनर्जी है वो मिल कितना रहा है, 20,000 जूल, लेकिन ये केवल इस्तेमाल कितना करेगा, 1% इस्तेमाल करेगा ना उसका।
इसका मतलब हुआ प्लांट को 20,000 जूल एनर्जी मिल रहा है, किससे? सनलाइट से। लेकिन प्लांट केवल इस्तेमाल कितना करेगा? 1%। तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि सो 1% ऑफ 20,000 जूल इज 200 जूल। तो 20,000 जूल का आप 1% निकालोगे तो कितना निकलेगा? 200 जूल निकलेगा। इट मीन्स दैट प्लांट्स हैव एक्चुअली 200 जूल ऑफ एनर्जी अवेलेबल इन देम एज फूड एनर्जी। और ब्रैकेट में हमने लिख भी दिया है कि 10% लॉ विल नॉट अप्लाई एट दिस स्टेज। मतलब प्लांट को सनलाइट से 20,000 जूल एनर्जी मिल तो रहा है, लेकिन प्लांट केवल उसका 1% इस्तेमाल करेगा। इसका मतलब बताइए अभी एक्चुअली में प्लांट के पास कितना एनर्जी है? 200 जूल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला, तो यहाँ पे क्या 10% लॉ ऑफ एनर्जी इस्तेमाल हुआ हमारा? अप्लाई हुआ क्या? बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। द प्लांट्स आर ईटेन अप बाय डियर। अब इस प्लांट को कौन खाने वाला है? फूड चेन के हिसाब से देख लो, ऊपर में डियर खाने वाला है। नाउ अकॉर्डिंग टू 10% लॉ, 10% ऑफ 200 जूल इज 20 जूल। तो बताओ प्लांट के पास एनर्जी अब कितना है? 200 जूल है। तो इस प्लांट को जब खाएगा डियर, तो डियर को कितना मिलना चाहिए एनर्जी? 10% मिलना चाहिए। तो अब आप 200 का 10% निकालो, 20 जूल। इट मीन्स दैट 20 जूल एनर्जी विल बी अवेलेबल इन डियर एज फूड एनर्जी। मतलब जब डियर उस प्लांट को खाएगा तो डियर को 10% लॉ ऑफ एनर्जी के हिसाब से डियर को एनर्जी कितना मिल जाएगा? 20 जूल मिल जाएगा। तो अब बताइए, अभी फिलहाल प्लांट के पास कितना एनर्जी था? 200। डियर के पास कितना गया? 20 जूल। अब इस फाइनली इस डियर को कौन खाने वाला है? लायन खाने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं। द डियर इज ईटन अप बाय लायन। नाउ अकॉर्डिंग टू 10% लॉ, 10% ऑफ 20 जूल इज 2 जूल। अब 20 जूल का आप 10% निकालो, फिर से कितना आता है? 2 जूल। इट मीन्स दैट 2 जूल एनर्जी विल बी अवेलेबल इन लायन एज फूड एनर्जी। मतलब जब उस डियर को वो लायन खा लेगा तो उस लायन को केवल और केवल एनर्जी कितना मिलेगा? 2 जूल ही मिलेगा। समझ आ रही बात? तो इस तरीके से आपका 10% लॉ ऑफ एनर्जी के ऊपर न्यूमेरिकल आता है, तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है। और यदि केवल सवाल आ जाए व्हाट डू यू मीन बाय 10% लॉ ऑफ एनर्जी, या फिर व्हाट इज 10% लॉ ऑफ एनर्जी एक्सप्लेन विद फ्लो डायग्राम, तो बस आपको स्टेटमेंट लिखना है वहां पे जो हमने पहले पढ़ा, और ये वाला आपको फ्लो डायग्राम वहां पे बना देना है। समझ में आया बात? अब तो 10% लॉ ऑफ एनर्जी यदि आपको समझ में आ गया है तो आप यकीन मानो इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को आप क्या कर चुके हैं? समझ चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। चलिए, छोटा सा हमारा टॉपिक है, टॉपिक नहीं है मतलब छोटा सा ही चीज़ है, फूड वेव। तो आइए हम लोग समझते हैं फूड वेव क्या होता है। फूड वेव कुछ नहीं है, बेसिकली बहुत सारे फूड चेन के कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं फूड वेव। मतलब यहाँ पे आपने देखा पहले फूड चेन, ए नंबर में फॉरेस्ट का था, बी नंबर में ग्रासलैंड का था, सी नंबर में पॉन्ड का था। तो ये सब अलग अलग फूड चेन है। जब इन सभी को एक साथ बोलना होता है तो हम लोग क्या बोल देते हैं? इसको फूड वेव बोल देते हैं। तो फूड वेव बेसिकली कुछ है नहीं, बहुत सारे फूड चेन का ग्रुप है, कॉम्बिनेशन है, उसी को हम लोग कह देते हैं फूड वेव, बस, और कुछ इसमें खास है नहीं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। अब फूड वेव इज अ नेटवर्क ऑफ फूड चेन। देखो कितना आसान भाषा में लिखा हुआ है। फूड वेव क्या है? फूड चेन का नेटवर्क है। नेटवर्क मतलब बहुत सारे ग्रुप हैं हमारे फूड चेन के, उसी को हम लोग कह देते हैं फूड वेव। तो अब फूड वेव इज अ नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स विच आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। इसमें हर एक फूड चेन क्या होंगे? आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होगा। समझ रही है बात? मतलब इसमें केवल और केवल बहुत सारे फूड चेन का ग्रुप नहीं है, ग्रुप तो है ही हमारा, लेकिन सारे फूड चेन आपस में क्या है? एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है। जैसे आपको यहाँ पे हम दिखाएंगे, आप खुद देखो, यहाँ पे नीचे घास शायद दिख रहा होगा, ये फूड चेन हमारा ऐसे गया, फिर ऐसे होके, फिर इसी से हमारा फिर इधर भी निकल गया है, फिर इसी से निकल के हमारा इधर भी चला गया है, फिर ये जाके इसमें मिल भी गया है। मतलब ये हर एक फूड चेन आप देखोगे तो इधर से उधर जाके दूसरे फूड चेन के साथ मिक्स कर गया, कनेक्ट हो गया। तो इसी को हम लोग कहते हैं फूड वेब।
तो चलते फिरते भी आपसे कोई पूछ ले, बताओ फूड वेव का मतलब क्या है, सिंपल सा बताना है, फूड वेव इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क ऑफ, जो बोलो सब सही है, किसका ग्रुप है, कॉम्बिनेशन है, फूड चेन का है बस, और सारे फूड चेन आपस में कनेक्टेड होते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन अ फूड वेव ईच ऑर्गेनिज्म इज जनरली ईटन अप बाय 2 और मोर अदर काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। देखो फूड चेन में क्या होता था, एक ऑर्गेनिज्म को अगला वाला खाएगा, फिर उसको अगला वाला खाएगा, लेकिन फूड वेब में थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या है, एक ऑर्गेनिज्म को एक ही जानवर नहीं बल्कि 2-3 जानवर उसको खा सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं स्नेक का। अब देखो अपने डायग्राम में, एनसीईआरटी में, यहाँ पे स्नेक आपको दिख रहा है, स्नेक दिख रहा होगा। इस स्नेक को देखो कौन खा रहा है, एक एरो आपको दिखेगा ईगल के तरफ, और एक एरो आपको दिखेगा किधर की तरफ, मोर के तरफ, पिकॉक। यानी कि इस अकेले स्नैक को ईगल भी खा रहा है, मोर भी खा रहे हैं, लेकिन क्या फूड चेन में ऐसा होता था? नहीं, फूड चेन में सीक्वेंस होता है, पहले ये खाएगा, फिर वो खाएगा, फिर वो उसको, फिर वो उसको, इस तरीके से। लेकिन इसमें क्या है, फूड वेब में एक ही ऑर्गेनिज्म को 2 या 2 से ज्यादा प्रकार के जानवर भी उसको खा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा फूड चेन और फूड वेब में डिफरेंस होता है। समझ आया बात? तो फूड वेब में बहुत सारे फूड चेन आपको देखने को मिलेंगे और सारे फूड चेन आपस में कनेक्टेड होंगे, लेकिन फूड चेन में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। फूड चेन में यह भी होता है कि एक ऑर्गेनिज्म को लाइन बाय लाइन उसमें ईट किया जाएगा, पहले ये खाएगा, फिर उसको वो खाएगा, फिर उसको वो खाएगा। लेकिन फूड वेब में एक ही ऑर्गेनिज्म को 2-3 प्रकार के जानवर भी खा सकते हैं। आगे इसी में हम लोग को एक और डेफिनेशन पढ़ना पड़ता है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है। इसको हम लोग पढ़ते हैं, फिर आज के लिए हम लोग रहने देंगे, फिर इसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है, देखो लिखा हुआ इसमें, द इंक्रीज इन concentration of harmful chemical substances like pesticides in the body of living organisms at each tropic level of a food chain is called biological magnification। अच्छा, इसको ना थोड़ा सा हम लोग ऐसे समझते हैं। आइए ट्रॉपिक लेवल पे दोबारा आइए आप। ट्रॉपिक लेवल का डायग्राम देखो, उसमें क्या देखा आपने, सबसे नीचे प्रोड्यूसर, उसके ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर जिसको हमने हार्बीवोरस कहा था, उसके ऊपर सेकेंडरी कंज्यूमर जिसको हम लोगों ने स्मॉल कार्निवोरस बोला था, और सबसे ऊपर हमारा टर्सरी कंज्यूमर जिसको हम लोगों ने लार्ज कार्निवोरस कहा था। एक बात बताइए जरा आप, यदि प्लांट को आप ग्रो करवा रहे हो फर्टिलाइजर देके, इंसेक्टिसाइड्स देके, पेस्टिसाइड्स देके, तो इसका कुछ ना कुछ मात्रा तो आपको प्लांट में देखने को मिलेगा ना। अब जब उस प्लांट को, इसका मतलब है कि प्लांट में क्या आ चुका, हमारा केमिकल आ चुका। जब उस प्लांट को प्राइमरी कंज्यूमर खाएगा तो बताओ प्राइमरी कंज्यूमर के बॉडी में केवल 10% एनर्जी जाएगा या केमिकल भी जाएगा? केमिकल भी जाएगा। फिर उस प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर जब खाएगा तो उसके बॉडी में 10% एनर्जी तो जाएगा, लेकिन उसके साथ केमिकल भी चला गया, फर्टिलाइजर भी चला गया। और उसको जब सेकेंडरी कंज्यूमर खाएगा उसके बॉडी में भी 10% एनर्जी जाएगा, लेकिन उसके साथ ही साथ केमिकल फर्टिलाइजर भी चला गया। इसका मतलब हुआ कि एक लेवल में केवल फर्टिलाइजर का एंट्री हुआ और वो फर्टिलाइजर सारे ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर हो गया। तो बताओ इससे नुकसान केवल एक ट्रॉपिक लेवल को होगा या सभी को होगा? सभी को होगा। इसी को हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इसका सिंपल सा मतलब है यदि आप इस रास्ते में एंटर कर गए हो तो सभी प्रकार के ऑर्गेनिज्म को उस केमिकल को खाना पड़ेगा। इसी को कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। समझ रही बात? इसका मतलब हुआ कि यदि कोई एक भी ट्रॉपिक लेवल हमारा खराब हुआ तो इसका जो खामियाजा है वो सभी को आगे भुगतना पड़ेगा। इसी को कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। समझ आया सबको? तो आगे जो है हमारा टॉपिक वो है हाउ डू आवर एक्टिविटीज अफेक्ट द एनवायरनमेंट। बहुत सिंपल टॉपिक है, इसको हम लोग कल कंप्लीट करेंगे और कल ही हम लोग अपने चैप्टर को भी कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हम लोग को डिस्कस करना है अपने चैप्टर आवर एनवायरनमेंट के अंदर हाउ डू आवर एक्टिविटीज अफेक्ट द एनवायरनमेंट। पिछले क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कस करा था, क्या उसमें कोई दिक्कत किसी को? पिछले क्लास का जो हम लोगों ने पढ़ा था वो इसलिए इम्पोर्टेंट भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है क्योंकि इस चैप्टर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और जहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल आता है वो वहीं से आता है जो हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस करा था। क्या क्या डिस्कस किए थे, बस हम लोग वो फटाक से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पूरा नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग पूरा कल कर चुके थे।
हम लोगों ने कल के क्लास में डिस्कस करा था फूड चेन एंड वेव्स। तो फूड चेन क्या होता है, वेव क्या होता है, सब कुछ देख चुके थे। ट्रॉपिक लेवल क्या होता है ये भी हम लोग देख चुके थे, है ना। उसके बाद फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोगों ने कल समझा था बहुत अपना टाइम देकर, 10% लॉ या फिर आप इसको 10% लॉ ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत नहीं मतलब बहुत बार आता है। तो ये हम लोगों ने कल देखा था। जो बच्चे कल नहीं थे उनको आप या तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, नहीं तो फिर आप नोट्स को भी शुरू से आप अपने से भी पढ़ोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि नोट्स में भी सब कुछ सिंपल लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था, अच्छा उसके बाद फिर हम लोगों ने 10% लॉ ऑफ एनर्जी को लेकर एक क्वेश्चन भी बनाया था हम लोगों ने न्यूमेरिकल, तो यहाँ पे हम लोग देख चुके थे। तो इतना सब कुछ हम लोग का डिस्कस हो चुका था। लास्ट में फूड वेब भी हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। फिर बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है ये भी देख चुके थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने इस चैप्टर का सबसे लास्ट मेन टॉपिक का नाम है हाउ डू आवर एक्टिविटीज अफेक्ट द इन्वायरमेंट। यानी कि हम लोग जो गलत गलत प्रकार के कामों को करते हैं उससे इन्वायरमेंट को क्या नुकसान होता है। मतलब कहने का ये कि हम लोग हमारे एक्टिविटीज़ के वजह से, हमारे करतूतों के वजह से ही हमारा इन्वायरमेंट क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। तो कैसे खराब हो रहा है, चलिए आइए उसी को हम लोग आज समझने वाले हैं और देखने वाले हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहला अपना पॉइंट, चेंजेस इन द इन्वायरमेंट अफेक्ट अस एंड आवर एक्टिविटीज चेंज द इन्वायरमेंट अराउंड अस। देखो यहाँ पे दो बात लिखा हुआ है, एक लाइन में दो बात है। पहला क्या है, चेंजेस इन द इन्वायरमेंट अफेक्ट अस, मतलब यदि हमारे आसपास किसी भी प्रकार का कोई बदलाव होता है इन्वायरमेंट में तो भुगतना किसको पड़ता है, हम लोग को भुगतना पड़ता है। और दूसरा चीज जो वो खराब हो रहा है इन्वायरमेंट, वो किसके वजह से हो रहा है, वो भी हमारे वजह से हो रहा है ना। तो कहने का सिंपल सा मतलब है कि यदि आप इन्वायरमेंट के साथ खिलवाड़ करोगे और यदि वो आपके साथ खिलवाड़ कर दिया तब तो फिर और दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे बस ये कहा जा रहा है कि हम लोग अपने इन्वायरमेंट को गंदा कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, तो भुगतना भी हम ही लोगों को पड़ रहा है। अगला हम लोग के इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक है हमारा, ओजोन लेयर एंड हाउ इट इज गेटिंग डिप्लेटेड। ओजोन लेयर के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे, पहला बात। दूसरा बात, ये किस तरीके से बर्बाद हो रहा है हमारा ओजोन लेयर, कैसे उसमें छोटा छोटा छेद हो रहा है, कैसे वो खराब हो रहा है, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो कि हमारा ओजोन होता क्या है। ओजोन का सिंपल सा मतलब होता है O3 फॉर्मूला, ओके। ओजोन इज अ मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ओजोन का यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला लिखा होगा, फॉर्मूला नहीं है बेसिकली मॉलिक्यूल है ओजोन का। O3, O2 ऑक्सीजन के लिए होता है, O3 हो गया हमारा ओजोन के लिए। तो ये ओजोन हमारा एक मॉलिक्यूल है जो कि ऑक्सीजन के 3 एटम से बना हुआ है। ओजोन इज अ डेडली पॉइजन, और ये जो ओजोन है ये बहुत खतरनाक है। मतलब ये इतना खतरनाक होता है ये किसी इंसान का जान तक ले सकता है। लेकिन यही ओजोन हम लोगों को बचाने का भी काम करता है। कैसे करता है वो हम लोग अभी आगे देखने वाले हैं। तो फिलहाल अभी आपको दो बात समझना है कि ओजोन का जो मॉलिक्यूल है वो O3 होता है, यानी कि 3 एटम से बना होता है। किसके एटम से, ऑक्सीजन के एटम से। और ये डेडली पॉइजन है, मतलब ये बहुत खतरनाक गैस होता है, ठीक है। आगे, However, at the higher levels of the atmosphere, ozone performs an essential function। मतलब ओजोन जो है हमारे लिए इतना खतरनाक है कि हमारा जान भी ले सकता है, लेकिन ओजोन हमारे लिए इतना बेनिफिशियल भी है कि ये हमारे जान को बचाता भी है। कैसे बचाता है वो हम लोग अभी देखेंगे। लेकिन ये ओजोन कहाँ पे पाया जाएगा आपको, मतलब ये ओजोन जो गैस है, जो ओजोन लेयर है बेसिकली, ये कहाँ पे मिलेगा, एटमॉस्फेयर में, बहुत ऊपर, आसमान के बहुत ऊपर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कैसे काम करता है, कैसे हम लोग को बचाता है वो भी देखते हैं हम लोग। इट एब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन एंड प्रिवेंट्स देम फ्रॉम रीचिंग द अर्थ। देखो यहाँ पे होता क्या है, पहले इसका बैकग्राउंड को समझते हैं, फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ उसको हम लोग समझेंगे। देखो होता क्या है ना, जब सनलाइट, जब सूरज से यानी कि सन से जब रेज निकलता है ना, तो बहुत प्रकार के रेज निकलते हैं। कुछ हमारे बॉडी के लिए बेनिफिशियल रेज होते हैं, कुछ हमारे बॉडी के लिए बड़ा हार्मफुल रे भी होता है। तो उसी रेज में एक रे होता है जिसको हम लोग कहते हैं अल्ट्रा वायलेट रे, या फिर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन भी कह सकते हैं आप उसको। यदि वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन यानी कि अल्ट्रा वायलेट रे सनलाइट का डायरेक्टली हमारे बॉडी पे यदि पड़ेगा, तो साइंस से कहता है कि यदि वो आपके बॉडी पर डायरेक्टली पड़ेगा तो आपको स्किन कैंसर हो जाएगा। और कैंसर वर्ड ऐसे ही खतरनाक लगता है सुनने में। स्किन कैंसर का मतलब हो गया आपके बॉडी को पूरी तरीके से खराब कर देगा। और कैंसर का इलाज बहुत ज़्यादातर आप देखोगे कि लगभग इम्पॉसिबल ही होता है।
मतलब इंडिया में अभी भी आपको ये मानना पड़ेगा कि कैंसर का इलाज बहुत मुश्किल से हो पाता है। 1000 यदि पेशेंट है तो बहुत मुश्किल से उसका 2-4 पेशेंट ही बचता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है, मतलब माना नहीं जाता बल्कि इंडिया में ऐसा देखा गया है कि इंडिया में कैंसर का पेशेंट ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाता है, क्योंकि कैंसर का उतना प्रॉपर इलाज ही नहीं है, आज तक इंडिया में उतना बेहतर ही नहीं हो पाया है। इसके लिए आपको फॉरेन कंट्री जाना पड़ता है। तो सन से जो रेज निकलते हैं, जो रोशनी निकलता है, उसमें एक बहुत खतरनाक रोशनी होता है, बहुत खतरनाक रे होता है, उसका नाम है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, या फिर कई लोग इसको अल्ट्रा वायलेट रेज भी बोलते हैं। यदि ये रे डायरेक्टली हमारे बॉडी पे पड़ा तो ये हम लोगों को स्किन कैंसर कर सकता है, लेकिन इससे बचाने का काम कौन करता है पता है? ओजोन लेयर करता है। और ये ओजोन क्या है, इसको हम लोग बोल देते हैं ओजोन लेयर, एक्चुअली में है क्या? ओजोन गैस है। मतलब यही ओजोन गैस ब्लैंकेट के रूप में, एक लेयर के रूप में एटमॉस्फेयर के ऊपर चारों तरफ से घिरा हुआ है। आप इसको ऐसे मान सकते हो कि हमारा धरती गोल है, उसके चारों तरफ से एक चादर ढका हुआ, एक लेयर लगा हुआ है, किस चीज का? ओजोन गैस का, उसी को हम लोग कहते हैं ओजोन लेयर। अब ये ओजोन लेयर करता क्या है? उस सनलाइट से, उस सनलाइट के रे में जितना भी हार्मफुल रेडिएशन है, मतलब जितने भी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है, उसको वो रे, उस रे में जितने भी हार्मफुल रेडिएशन है, जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है, ओजोन लेयर क्या करता है? उसको दोबारा वापस भेज देता है, बाउंस बैक कर देता है उसको, मतलब धरती के अंदर आने ही नहीं देता है। तो फिर बताइए हमारे पास रे आता कौन सा है? नॉर्मल रे, जिससे हमारे बॉडी को कोई नुकसान नहीं है, उससे फायदा है हमारे बॉडी को। तो बताओ, यही जो ओजोन लेयर आप देख रहे हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ डेडली पॉइजन है, क्या वही हमारे लिए एक अच्छा काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो यही ओजोन लेयर इतना खतरनाक होता है कि आप जान ले सकता है, लेकिन यही ओजोन लेयर इतना बेनिफिशियल होता है कि ये आपको स्किन कैंसर से बचा सकता है। सोचो, तो यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ ये ओजोन लेयर क्या करता है हमको, मतलब हमारे लिए कैसे यूजफुल है ये, तो आपको सिंपल से बताना है कि ओजोन लेयर जितने भी सन से रेज आता है, उसमें जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत खतरनाक है, उसको दोबारा वो ओजोन लेयर बाउंस बैक कर देता है, वो हमारे बॉडी तक पहुंच ही नहीं पाता है। इसलिए हम लोगों को केवल प्योर सनलाइट मिलता है। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था। आगे, द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हैव एक्सट्रीमली हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन प्लांट्स, एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमन बींग्स। मतलब यदि वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन सीधे हमारे बॉडी तक आ गया तो उसका नुकसान प्लांट्स को भी झेलना पड़ेगा, एनिमल्स को भी और ह्यूमन बींग को भी, क्योंकि वो बहुत खतरनाक गैस होता है। मतलब वो जो लाइट है ना, गैस नहीं कह सकते उसको, जो लाइट है हमारा अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है, बहुत खतरनाक है, हर लिविंग बींग को वो नुकसान पहुंचाता है। फॉर एग्जाम्पल, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन कैन कॉज स्किन कैंसर इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग भी और जानवर भी, इन दोनों में स्किन कैंसर का जो समस्या है वो बढ़ा देता है। इसीलिए इस अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को हमारा ओजोन लेयर क्या करता है? बाउंस बैक कर देता है, मतलब उसको अंदर आने ही नहीं देता है, उसको वापस भेज देता है। आगे, ओजोन एट द हायर लेवल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इज अ प्रोडक्ट ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस एक्टिंग ऑन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि O2 का बात कर रहा है। ये आपको पॉइंट उतना अभी समझ में नहीं आया होगा, नीचे हम लोग एक रिएक्शन देखने वाले हैं तो वहां पे आपको समझ में ज्यादा आएगा। अगला पॉइंट देख लो, द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन स्प्लिट मोर मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन यानी कि O2 इनटू फ्री ऑक्सीजन यानी कि एटम। These free oxygen atoms then combine with the molecule of oxygen यानी कि O2 to form ozone। ये तीनों पॉइंट, दोनों पॉइंट आप अभी छोड़ दो, इन सभी को जब आपको अच्छे से समझना है तो आप फिर यहाँ पे आ जाओ, बस यही सब कुछ आपको बता देगा। यहाँ पे जो दोनों तीनों पॉइंट में लिखा हुआ था वो सारा पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देखो होता क्या है, पहले समझो होता क्या है, इसको फिर से ध्यान से सुनना। देखो, पहला है हमारा यहाँ पे O2। O2 का मतलब किसका बात कर रहा है? ये ऑक्सीजन का बात कर रहा है। इस ऑक्सीजन, मतलब ये जो ऑक्सीजन है, इससे टकराया कौन? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन टकराया। तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन क्या करता है? इस ऑक्सीजन को दो अलग अलग एटम में ब्रेक कर देता है। ध्यान से सुनना, सब कुछ आपका यहाँ पे ही क्लियर हो जाएगा कहानी। तो ये जो ऑक्सीजन है हमारा, ऑक्सीजन मतलब इस इन पूरे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन फैला हुआ है, इस ऑक्सीजन से जब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन टकराता है तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इस ऑक्सीजन को दो एटम में ब्रेक कर देता है, O और O। अब ये जो ऑक्सीजन हमारा ब्रेक हुआ है उसका एक एटम, और जो ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, वो जब दोनों आपस में रिएक्ट करेगा, दोनों आपस में जब टकराएगा तो क्या बनने वाला है? वैसी बात है O
O3 बनने वाला है। यहाँ पे O2 है और O के साथ मिल गया तो O3 बन गया। इस तरीके से ओजोन लेयर हमारा बनता है। समझ आ रही है बात? तो एग्जाम में आता है कि बताओ ये किस तरीके से काम करता है, कैसे बनता है ओजोन लेयर। तो ऐसे बनता है, पहले क्या होगा, ऑक्सीजन जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट है, बहुत ऊपर लेवल का बात कर रहा है ये, मतलब आसमान के बहुत ऊपर होता है ये रिएक्शन, नीचे नहीं, क्योंकि नीचे रेडिएशन थोड़ी आता है, तो बहुत ऊपर में हमारा रेडिएशन है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बहुत ऊपर में ये सब रिएक्शन होता है, आसमान के बहुत ऊपर। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जब ऑक्सीजन से टकराता है तो ऑक्सीजन को वो दो एटम में ब्रेक कर देता है, और जब ये दो एटम में से कोई एक एटम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बन जाता है हमारा O3। इस तरीके से ओजोन लेयर हमारा बनता है। आगे, द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर बिगेन टू ड्रॉप शार्पली इन द 1980s। अब यहाँ पे कहानी आपको समझाया जाएगा, कहानी मतलब एक रियल लाइफ डाटा आपको दिया जाएगा ताकि आप इसको ज़रा समझ पाओ और इसको कनेक्ट कर पाओ। समझते हैं क्या लिखा हुआ, देखो। The amount of ozone in the atmosphere began to drop sharply in the 1980s। 1980s का मतलब हो गया 1980, 81, 82, 83 के आसपास ऐसा देखा गया कि ओजोन का जो मात्रा है ऊपर में एटमॉस्फेयर में उसमें कमी आ रहा है। और कमी आने का सिंपल सा मतलब ये है, देखो एटमॉस्फेयर के ऊपर यानी कि बहुत ऊपर यदि ओजोन का मात्रा कम होगा, इसका मतलब क्या समझते हैं आप, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सीधा हमारे बॉडी पे पड़ेगा। तो ऐसा उस समय पे देखा गया साइंटिस्ट लोगों के द्वारा कि 1980s के आसपास ओजोन लेयर का जो मात्रा है वो क्या हो रहा है, लगातार खत्म हो रहा है। आगे, ड्यू टू विच द ओजोन लेयर इज बिकमिंग थिनर एंड थिनर डे बाय डे। ओजोन लेयर का जो मात्रा होना चाहिए, जो अमाउंट होना चाहिए एटमॉस्फेयर में, उसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रहा था, लगातार गिरावट देखने को मिल रहा था। और ओजोन लेयर का जो मोटाई है, जो थिकनेस है, वो और पतला होता जा रहा था। सुन रही बात? तो इसका सिंपल सा आपको दिख रहा होगा कि प्रॉब्लम क्या होने वाला है, डिप्लीशन। डिप्लीशन का मतलब होता है ओजोन लेयर में छेद हो जाना। तो द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज ड्यू टू द यूज ऑफ केमिकल्स लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं CFCs। तो उस समय पे देखा गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब ओजोन लेयर में इतना ओजोन गैस का कमी क्यों हो रहा है और इतना ओजोन लेयर पतला क्यों होता जा रहा है। तो एक कारण जो उस समय पे हम लोगों को समझ में आया, कारण था क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल ज़्यादा करना। अब ये है क्या क्लोरोफ्लोरोकार्बन? क्लोरोफ्लोरो देखो इसमें क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर दी केमिकल्स। सबसे पहले बता दिया आपको ये क्या एक केमिकल है, विच आर वाइडली यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स, फायर एक्सटिंग्विशर्स एंड एरोसोल स्प्रेयर्स। अब देखो, यदि आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन को नहीं समझ पा रहे हैं क्या है, डेफिनेशन तो यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हैं क्या है, तो आपको बताते हैं। कभी भी ना आप एक बात गौर करना, कभी भी आप 4-5 घंटे के बाद फ्रिज को अचानक खोलना, देखना उसमें से ना एक अजीब प्रकार का गैस निकलता है व्हाइट कलर का, मतलब उसको जब आप फील करोगे तो आपको ठंडापन महसूस होगा। उसी प्रकार से आप एसी को देखना, एसी से भी व्हाइट कलर का गैस निकलता है, वो गैस नहीं होता एक्चुअली में, वेपर होता है, और वो आपको एक ठंडापन महसूस करवाता है। समझ रही बात? मतलब फ्रिज को खोलने पे जो आपको गैस निकल रहा है, एसी को ऑन करने से जो गैस निकल रहा है, उसी प्रकार से फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि आग बुझाने वाले चीज़ों को, सिलेंडर को जब आप इस्तेमाल कर रहे हो उसमें से जो गैस निकल रहा है, एरोसोल स्प्रेयर। अच्छा, वो आपने देखा होगा, आपको बताते हैं, जब भी बर्थडे वगैरह हम लोग मनाते हैं तो एक छोटा सा वो होता है डब्बा, उसको हम लोग स्प्रे करते हैं तो उसमें से फोम निकलता है बाहर, और कुछ देर के बाद आप देखते हो वो अपने आप गायब भी हो जाता है। वही सब एग्जाम्पल है हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, और इसका इस्तेमाल 1980s के आसपास खूब देखा गया। तो समझ में आया कि इसी केमिकल के वजह से ओजोन लेयर में खराबी आ रहा है। ठीक ना? आगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रिलीज्ड इनटू द एयर रिएक्ट विथ ओजोन एंड डिस्ट्रॉय इट ग्रेजुअली। तो यही क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस बन के आसमान में उड़ जा रहा है, यही गैस जब ओजोन लेयर से एटमॉस्फेयर में जाके जब टकरा रहा है तो ओजोन लेयर को कमजोर कर दे रहा है, और ओजोन लेयर दिन प्रतिदिन पतला होता जा रहा है। और पतला होने का सिंपल सा मतलब है कि वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को और ज़्यादा बाउंस बैक नहीं कर पाएगा और रेडिएशन हमारे पास डायरेक्टली पहुंचेगा, और इससे हम लोगों को होने वाला स्किन कैंसर। आगे देखते हैं क्या हुआ।
Due to this, the ozone layer at the higher levels of the atmosphere has becoming thinner, allowing more ultraviolet radiations to pass through it to the earth. जैसे जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन मतलब सॉरी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन नहीं, ओजोन लेयर जैसे जैसे पतला होता चला गया, उसमें खराबी आता चला गया, देखा गया कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारे पृथ्वी पर डायरेक्टली आ रहा है और इससे जानवरों को, प्लांट को, एनिमल्स को, ह्यूमन बींग्स को समस्या हो रहा है। प्लांट मर जा रहे हैं, जानवर में बीमारी फैल जा रहा है, इंसानों में स्किन कैंसर हो जा रहा है। तो ये सब समस्या हम लोगों को उस समय पे देखने को मिला। इन 1987 an attempt was done to protect the ozone layer। अब इतना बड़ा समस्या 1980s के आसपास हम लोगों को देखने को मिला, तो 1987 में एक फैसला लिया गया। फैसला ये लिया गया कि भाई कुछ भी हो जाए, इस ओजोन लेयर को बर्बाद होने से बचाना है, क्योंकि यदि ओजोन लेयर खराब होगा तो किसी एक कंट्री को नहीं झेलना पड़ेगा बल्कि पूरे दुनिया को झेलना पड़ेगा। समझ रही है बात? तो क्या फैसला लिया गया देखो, द यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, शॉर्ट में हम लोग इसको UNEP कहते हैं, सक्सीडेड इन बिल्डिंग एन एग्रीमेंट अमॉन्ग इट्स मेंबर कंट्रीज टू होल्ड CFCs प्रोडक्शन एट 1986 लेवल्स। इसका मतलब क्या हुआ देखो, यूनाइटेड नेशन यानी कि अमेरिका में एक मीटिंग हुआ, उस मीटिंग में बहुत सारे कंट्री के लीडर को बुलाए गए। और आज भी देखना, जो पूरी दुनिया का जो सुपर पावर माना जाता है वो कौन है? अमेरिका है। चाइना बहुत आगे है, रसिया भी आगे है, लेकिन आज भी हम लोग अपने इस वर्ल्ड में सुपर पावर किसको मानते हैं? अमेरिका को मानते हैं, यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑफ अमेरिका को मानते हैं, USA को मानते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को मानते हैं। तो उस समय पे अमेरिका में एक मीटिंग हुआ, उस मीटिंग में अलग अलग कंट्री के लीडर वहां पे आए और उन सभी ने एक डिस्कशन किया कि भाई देखो, ओजोन लेयर में जो समस्या देखने को मिल रहा है हम लोगों को, उसको हर कंट्री को झेलना पड़ेगा। तो इन सभी ने एक फैसला किया कि समस्या हो किससे रहा है पहले ये पता करो। तो पता चला कि समस्या हो किससे रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से हो रहा है। तो उस मीटिंग में ये बात हुआ कि अब हर कंट्री अपने अपने कंट्री के लेवल पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रोडक्शन क्या करेगा? कम कर देगा। किस लेवल पे? 1986 के लेवल पे। मतलब कि 1986 तक जिस भी कंट्री में जितना प्रोडक्शन हुआ उतना ही रहना चाहिए, उससे बेसी नहीं बढ़ने देना है। क्योंकि देखो, उन लोगों का मानना था कि अभी हम लोग 1987 में जी रहे हैं, आगे 2000 आएगा, 2001, 2, 3, 4, आज हम लोग 2025 में जी रहे हैं। तो वहां पे उस मीटिंग में ये बोला गया कि जैसे जैसे टाइम बदलेगा वैसे वैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जरूरत घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो लेकिन इन लोगों ने क्या बोला कि 1986 में जो कंट्री जितना क्लोरोफ्लोरोकार्बन को प्रोड्यूस कर रहा है उतना ही आने वाले समय में भी प्रोड्यूस करेगा, उसको बढ़ाएगा नहीं। समझ रही है बात? ये बस उस समय पे मीटिंग में बोल दिया गया, लेकिन आज यदि हकीकत देखा जाए तो क्या हम उस चीज को फॉलो करते हैं? कोई कंट्री आज इसको फॉलो नहीं करता है। मतलब आज किसी भी कंट्री में आप जाके देखो, हर कंट्री में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल भरपूर हो रहा है। आप आज शहर में देखो, जैसे मान लो कि शहर में यदि 1000 घर है मान लो, तो ये गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि 1000 घर में से कम 400-500 घर में तो एसी पक्का होगा। चलो एसी नहीं है तो फ्रिज तो पक्का होगा, फ्रिज भी नहीं है मान लो तो फिर आपके घर में फायर एक्सटिंग्विशर, बर्थडे पार्टी में वो फोम का इस्तेमाल करना, ये सब तो होता ही होगा। तो कहने का मतलब है कुछ समय पे मीटिंग में डिस्कशन तो हुआ सब कुछ करने का कि भाई अब हम लोग उतना प्रोड्यूस नहीं करेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन अपने कंट्री में, उसको नहीं बेचेंगे। लेकिन हकीकत तो ये है कि आज के टाइम पे जब हम लोग बात करें तो आज इसको कोई भी नहीं मानता इस चीज़ को। इसीलिए आज देखो समस्या सबसे ज़्यादा हो रहा है आपको। आज आप देखो स्किन कैंसर का समस्या कितना बढ़ गया है। किसी को एक बार यदि अपने स्किन पे कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो दुनिया भर का वो इलाज कर रहा है लेकिन खत्म ही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसको स्किन कैंसर हो चुका है और डॉक्टर भी तसल्ली दिए जा रहे हैं कि इलाज करवाते रहिए, ठीक हो जाएगा। लेकिन हकीकत तो ये है कि वो कभी ठीक होने वाला है ही नहीं। और इंडिया जैसे कंट्री में आपको मानना पड़ेगा कि आज भी इंडिया में इस कैंसर यदि हो जाए उसका इलाज बहुत मुश्किल होता है इंडिया में। हालांकि स्किन कैंसर का इलाज है, ऐसा बात नहीं है, आपको फॉरेन कंट्री जाना पड़ेगा, लेकिन इंडिया में लगभग आपको मानना पड़ेगा कि यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है। और यदि आप गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं तब तो फिर आप सोच ही दो कि छोड़ ही दो, मतलब कि आपको इसका ट्रीटमेंट भी मिल पाएगा। तो ये सब समस्या हुआ, इसके ऊपर डिस्कशन भी लिया गया
कुछ दिन फॉलो भी हुआ, लेकिन आज के टाइम पे कोई भी उसको फॉलो नहीं करता है। समझ में आया बात, ये सब चीज। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। अब जो कचरा हम लोग फैलाते हैं उसको कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं। मैनेज का मतलब हो गया कि कैसे उसका अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप समझो गार्बेज का मतलब क्या होता है, कचरा का क्या डेफिनेशन है। कचरा का डेफिनेशन है द हाउस होल्ड वेस्ट इज कॉल्ड गार्बेज। मतलब आपके घर का कुछ भी बेकार चीज है तो कचरा है, वो गार्बेज है। चाहे वो सब्जी का छिलका हो सकता है, आपके घर का कोई टूटा हुआ शीशा का ग्लास हो सकता है, कुछ भी यदि आपके घर में ऐसा कुछ है जो कि आपके काम का वो नहीं है, वेस्ट है, तो आपका गार्बेज है, वो एक तरीके से बेकार हो चुका है। तो वही हमारा गार्बेज का डेफिनेशन होता है। आगे, एवरी हाउस होल्ड प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ गार्बेज डेली। हर घर में, लगभग हर घर में डेली कुछ ना कुछ कचरा तो प्रोड्यूस होता ही है। कुरकुरे का पैकेट, सब्जी का छिलका, फल का छिलका, अलग अलग प्रकार के चीज़ों का वेस्ट हम लोग जनरेट करते ही हैं डेली। सम ऑफ द गार्बेज इज बायोडिग्रेडेबल वेयर एज अ मेजर पार्ट ऑफ इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। कुछ कचरे ऐसे होते हैं हमारे घर में जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। बायोडिग्रेडेबल का मतलब हो गया यदि उसको गार्डन में फेंक दिया जाए तो वो सड़ गल के मिट्टी बन सकता है, मतलब उसको डिकम्पोज किया जा सकता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर सकता है बैक्टीरिया, फंगी वगैरह। लेकिन कुछ ऐसे गार्बेज होते हैं, कुछ ऐसा कचरा होता है जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है जिसके ऊपर कोई बैक्टीरिया फंगी का असर नहीं होता है, मतलब वो एनवायरनमेंट को पूरी तरीके से पोल्यूट करने का काम करता है। तो दोनों प्रकार का कचरा हम लोग डेली प्रोड्यूस करते हैं अपने घरों में। आगे, if the household garbage is not disposed properly it can pollute the environment like air, water and soil। तो यदि जो हम लोग कचरा फैलाते हैं, उस कचरे को अच्छे तरीके से डिपोज नहीं करेंगे, डिपोज का मतलब हो गया अच्छे तरीके से उसका देखभाल नहीं करेंगे, तो फिर वो हमारे हवा को, पानी को, मिट्टी को पूरी तरीके से बर्बाद करेगा और भुगतना फिर लास्ट में हम ही लोगों को पड़ेगा। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल आर, कुछ तरीके हैं जिसका इस्तेमाल करके हम लोग अपने कचरे का मैनेजमेंट सही तरीके से कर सकते हैं। जैसे रिसाइकलिंग है हमारा, प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट है, इंसिनरेशन है, लैंडफिल है और लास्ट में सीवेज ट्रीटमेंट है। तो इन 4-5 तरीके को फॉलो करके हम लोग अपने कचरे का अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो आइए इन सबके बारे में करके हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है सबके बारे में। पहला है रिसाइकलिंग। क्या है देखो, द सॉलिड वेस्ट लाइक पेपर, प्लास्टिक्स, मेटल्स एटसेट्रा आर रिसाइकल्ड। मतलब हमारे घर में ना कुछ ऐसा वेस्ट मटेरियल होता है, ऐसा कुछ गार्बेज होता है जिसको रिसाइकल किया जा सकता है। मतलब रिसाइकल का मतलब हो गया उसको खराब हो गया वो उसको दोबारा चेंज करके आप दोबारा उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पेपर, प्लास्टिक, मेटल, ये सब का इस्तेमाल दोबारा हो जाता है। क्या आप खुद कर सकते हैं इसको? नहीं, हम लोग क्या करते हैं, कबाड़ी में बेच देते हैं। कबाड़ी वाला फैक्ट्री को बेचता है, फैक्ट्री वाला उसको प्रोसेस करके दोबारा नया चीज़ बना के मार्केट में बेचता है। तो ये क्या हो गया, तरीके से हमारा रिसाइकल हो गया। ठीक है ना। आगे, फॉर एग्जाम्पल वेस्ट पेपर इज सेंड टू पेपर मिल्स वेयर इट इज प्रोसेस्ड टू मेक न्यू पेपर वंस अगेन। तो हम लोग जब पेपर बेचते हैं कबाड़ी वाले को, किताब, कॉपी, न्यूज़पेपर वगैरह जब कबाड़ी वाले को बेच देते हैं तो वो क्या करता है, फैक्ट्री वाले को बेचता है। फैक्ट्री वाला उसको दोबारा प्रोसेस करके मिल में उसको गला के सड़ा के दोबारा पेपर बना के मार्केट में उसको दोबारा बेच देता है। तो ये क्या हो गया, हमारा रिसाइकल हो गया। आगे, द ब्रोकन प्लास्टिक आर्टिकल्स आर सेंड टू प्लास्टिक प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज वेयर दे आर मेल्टेड एंड रिमोल्डेड टू मेक न्यू आर्टिकल्स। अब प्लास्टिक वाला चीज़ है तो किसके पास आप बेचोगे, प्लास्टिक वाले कंपनी के पास बेचोगे, फैक्ट्री के पास बेचोगे, ताकि वो उसको पिघला के गला के दोबारा प्लास्टिक का कोई मटेरियल बना सके, है ना। तो कहने का मतलब है कि जो फैक्ट्री जिस चीज़ को लेकर काम करता है उसको उसके पास बेच दो, उसका दोबारा वो रिसाइकलिंग का काम कर देते हैं। सिमिलरली वेस्ट मेटल आर्टिकल्स आर सेंड टू मेटल इंडस्ट्रीज वेयर दे आर मेल्टेड एंड रिमोल्डेड टू मेक न्यू आर्टिकल्स। मेटल को किसके पास बेचोगे आप, वैसे फैक्ट्री के पास बेचोगे जो कि मेटल का काम करते हैं, उसको पिघला उगला के दोबारा कुछ नया चीज़ बना दे। तो कहने का मतलब है रिसाइकलिंग में कि जो चीज़ रिसाइकल हो सकता है उसको आप बेच दो कबाड़ी वाले को, कबाड़ी वाला बेच देता है उस फैक्ट्री को, और फैक्ट्री वाला उसको दोबारा पिघला के, गला के, सड़ा के, कुछ भी करके वो उसको दोबारा बना के मार्केट में बेच देते हैं। तो यही हो गया हमारा रिसाइकलिंग। तो ये भी एक तरीका अच्छा है गार्बेज को मैनेज करने का, है ना। आगे,
दूसरा है प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट। कंपोस्ट क्या होता है देखो, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का मतलब वैसा वेस्ट, वैसा कचरा, वैसा गार्बेज जो क्या हो सकता है, सड़ सकता है, गल सकता है, उसको उससे इन्वायरमेंट को कोई खास नुकसान नहीं होता है। तो वही लिखा हुआ है इसमें कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लाइक लेफ्ट ओवर फूड, बचा हुआ खाना, फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स यानी कि सब्जी का, फूल का, फल का, ये सब का छिलका जो होता है वो सब, लीव्स ऑफ प्लांट, प्लांट के पत्ते, टहनी वगैरह, etc कैन बी कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट बाय बोरिंग इन अ पिट dug into ground and used as manure। अब होता है क्या बेसिकली, आप इसको ऐसे समझ सकते हो, आप क्या करो अपने घर के पीछे में, आगे में, कहीं पे भी थोड़ा सा जगह है तो वहां पे गड्ढा खोदो। उस गड्ढे में आप क्या करो, केवल उस चीज को जमा करो जो चीज सड़ सकता है, गल सकता है। फॉर एग्जाम्पल बचा हुआ खाना डाल दो, सब्जी का छिलका डाल दो, गाय का गोबर है तो गाय का गोबर डाल दो वहां पे। फिर से फॉर एग्जाम्पल और क्या हो सकता है, घर का कुछ ऐसा चीज है जो सड़ सकता है, गल सकता है, सब्जी का छिलका, फल का, फूल का, इस प्रकार की चीजों को आप वहां पे, पेड़ का टहनी, पत्ता वगैरह उसमें डाल दो। उसको 6-7 महीने के लिए ढक के छोड़ दो। आप देखना 6-7 महीने के बाद वो अपने आप मिट्टी का रूप ले चुका होगा, और उसको वहां से निकाल के उस गड्ढे से अपने खेत में या फिर गार्डन में उसको छिड़क दो। वो बिल्कुल एक मैन्योर का काम करता है। मैन्योर का मतलब होता है नेचुरल फर्टिलाइजर। समझ रही है बात, मतलब जो काम एक फर्टिलाइजर करेगा वही काम आपका मैन्योर कर देगा ये। तो बताओ क्या ये गार्बेज को मैनेज करने का असली तरीका है कि नहीं है? बिल्कुल। जहां आप कचरे को रोड पे जाके फेंकते हो वहां पर गड्ढे में जमा कर दो, एक टाइम के बाद उसको निकाल के खेत में इस्तेमाल कर लो, तो एक अच्छा फर्टिलाइजर का भी काम आपके लिए कर देगा। तो ये भी हो गया हमारा प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट, मतलब जो तैयार होगा हमारा, जो खाद तैयार होगा उसको आप कंपोस्ट बोल सकते हो, मैन्योर बोल सकते हो, जो बोलना है आप वो बोल सकते हो। अगला है हमारा इंसीनरेशन। इंसीनरेशन क्या होता है देखा जाए, the burning of a substance at high temperature to form ash is called incineration। अब क्या करो आप, एक तरीका हमारे पास और है अपने गार्बेज को मैनेज करने का। आप क्या करो, जो भी आपके पास गार्बेज प्रोड्यूस हुआ है ना, उसको जलाओ और हाई टेम्परेचर पे जलाओ। और आप कभी गौर करना, जब भी आप किसी चीज को हाई टेम्परेचर पे जलाते हो ना, उसमें से धुआं नहीं निकलता है। कभी गौर किया इस चीज को आप? कभी आप गौर करना, जब आप किसी चीज को हाई टेम्परेचर पे जलाते हैं तो उससे धुआं बहुत कम निकलता है। यदि उसी चीज को आप कम टेम्परेचर पे जलाओगे तो जलेगा कम, धुआं प्रोड्यूस करेगा ज्यादा। अब फिर आपके मन में सवाल होगा कि सर चलिए ठीक है, आपका कहना मान भी लेते हैं, किसी चीज को हाई टेम्परेचर पे जलाने से पोल्यूशन कम होता है, लेकिन होता तो है, कम ही हो रहा है लेकिन होता तो है। इसके लिए क्या करें हम, फिर नहीं जलाएं उसको। ऐसे जलाएंगे तो हमारा गार्बेज मैनेज तो हो जाएगा लेकिन इन्वायरमेंट में पोल्यूशन फैलेगा। इसके लिए हम लोगों को इस्तेमाल करना पड़ता है कंटेनर। बताते हैं वो कंटेनर क्या, आगे पढ़ते हैं। इंसिनरेशन रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ वेस्ट इनटू एश। अच्छा कभी आपने गौर किया इस चीज को, जब भी आप किसी चीज को जलाते हैं तो होता बहुत ज्यादा है, जल जाने के बाद जब उसका राख बनता है तो राख बहुत कम आता है हमारे पास। इसका मतलब आप ये मान लो, सपोज करो कि आपके पास 5 टन कचरा है, मान लो 5 टन आपके पास गार्बेज है, लेकिन जब आप उसको जलाओगे, तो वो कचरा बहुत कम आएगा, जो राख बनेगा हमारा वो मुश्किल से 1-2 टन आए बस। इसका मतलब क्या हुआ, जहां कचरा आपके पास ज्यादा था उसको जला के राख हमने उसका कन्वर्ट कर दिया राख में, कचरा का वॉल्यूम क्या हो गया, घट गया, है कि नहीं? तो ये भी एक तरीका होता है, किसी चीज को जला दो, लेकिन जलाना खुले इन्वायरमेंट में नहीं है, नहीं तो इससे पोल्यूशन होगा। उसके लिए हम लोग एक इस्तेमाल करते हैं कंटेनर का, यानी कि फर्नेस का। उसको क्या होता है देखो, इनसिनरेशन इज कैरिड आउट इन अ इंसिनरेटर। और ये क्या होता है, एक काइंड ऑफ फर्नेस होता है। फर्नेस का मतलब तरीके से भट्टी मान लो या फिर कंटेनर मान लो, उसमें आप कचरे को पहले डालोगे फिर उसको आप जलाओगे। इससे क्या होगा, सारा का सारा धुआं आपका उस कंटेनर के अंदर ही रह जाएगा और राख भी उसके अंदर ही रह जाएगा और सारा कचरा आप जल भी गया, खत्म भी हो गया। अब आप क्या करो, उस राख को वहां से निकाल के अपने खेतों में छिड़क दो, डाल दो, खाद का काम कर देगा वो। समझ में रही है बात? तो इस तरीके से हम लोग इंसिनरेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जलाना है क्या खुले एनवायरनमेंट में नहीं, उसको इंसिनरेटर में जलाना है, फर्नेस में। अगला है लैंडफिल। लैंडफिल क्या होता है देखो,
द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट बाय पुटिंग इट इन लो लेइंग एरियाज ऑफ ग्राउंड एंड कवरिंग इट विथ सॉइल इज कॉल्ड लैंडफिल। ये भी एक बड़ा अच्छा तरीका होता है कचरे को मैनेज करने का। एक्चुअली में इसमें होता क्या है, आप पहले पूरे शहर का कचरा एक जगह पे इकट्ठा करते हैं और फिर उस कचरे को जाके वैसे जगह पे डाल दिया जाता है जो जगह ऑलरेडी गड्ढा वाला होता है। इससे क्या हुआ, जैसे मान लो सपोज करो, होता क्या है, और ऐसा काम ज़्यादातर गवर्नमेंट करती है। होता क्या है, जैसे हम लोगों के गली मोहल्ले में डेली आता कचरा वाला गाड़ी, तो हम लोग उस कचरे वाले गाड़ी में अपना कचरा डाल देते हैं। और वो कचरा वाला क्या करता है, सारा का सारा कचरा शहर का, जैसे हम लोग पटना में रहते हैं तो पटना का सारा कचरा एक जगह पे इकट्ठा होता है। फिर उस कचरे को कहाँ डाला जाता है पता है, वैसे जगह पे डाला जाता है जहाँ पे गवर्नमेंट कुछ बिल्डिंग बनाने वाली है और वो जगह बहुत गड्ढा वाला जगह है। तो क्या गड्ढे वाले जगह में बिल्डिंग बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उन सारे कचरे को उठा के उस गड्ढे में जाके डाल देती है और डालने के बाद उसके ऊपर से गवर्नमेंट मिट्टी डाल देती है ताकि वो गड्ढा नीचे दब जाए, और उसके ऊपर मिट्टी दाब देती है, उसके ऊपर जेसीबी बुलडोजर वगैरह चला देती है ताकि मिट्टी पूरी तरीके से नीचे बैठ जाए, ठोस हो जाए। इससे हुआ क्या, दो फायदा है समझो। पहला बात, गवर्नमेंट को उस जमीन पे बिल्डिंग बनाना था, लेकिन बिल्डिंग था गड्ढा वाला, मतलब जमीन जो था वो गड्ढा वाला था। तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता, उसमें मिट्टी डालना पड़ता, पैसा खर्च होता उसमें। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सारे कचरे को उठाया और जाके उस गड्ढे में डाल दिया। मिट्टी डालना पड़ा क्या अब? बिल्कुल भी नहीं। तो पहले गड्ढे में पहले कचरा डाला, कचरे के ऊपर मिट्टी डाल दिया। इससे गवर्नमेंट का काम क्या हो गया, आसान, कचरे से उसका गड्ढा पूरा भर गया। और दूसरा फायदा क्या हुआ, इन्वायरमेंट को फायदा हुआ इससे कि कचरा हमारा फैलने से बच गया। तो यही होता हमारा लैंडफिल। तो लैंडफिल का सिंपल सा मतलब है कि पूरे शहर का कचरा, गार्बेज एक जगह पे इकट्ठा करो और उसको जाके वैसे जगह पे डाल दो जो जगह ऑलरेडी क्या है, गड्ढा वाला हो, ताकि हमारा गड्ढा भी भर जाए और कचरा भी वहां पे मैनेज हो जाए। आगे, मोस्ट ऑफ द सॉलिड वेस्ट इन अर्बन एरियाज इज डम्प्ड इन लो लेइंग एरियाज ऑफ ग्राउंड एंड कवर्ड विद सॉइल टू लेवल द अनइवन ग्राउंड। वही बात है हमने अभी जो कहा, ये ज्यादातर प्रैक्टिस कहाँ पे देखने को मिलेगा, शहरों में देखने को मिलेगा कि जो गड्ढा वाला जमीन होगा ना, उसमें जाके कचरा डाल देते हैं लोग, उसके बाद मिट्टी डाल देते हैं, उसके ऊपर 1-2 साल के बाद घर बना लेते हैं। इससे हमारा गड्ढा भी भर गया और कचरे का मैनेजमेंट भी सही तरीके से हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं लैंडफिल। तो ये भी गार्बेज को मैनेज करने का एक सबसे शानदार तरीका है। और लास्ट है हमारा सीवेज ट्रीटमेंट। ये क्या है देखो, इफ अनट्रीटेड सीवेज इज डम्प्ड इनटू अ रिवर इट कैन पोल्यूट द रिवर वाटर। ये बात किसका कर रहा है, ये बात कर रहा है बेसिकली हमारे गली मोहल्ले में जो छोटे छोटे नाले वगैरह होते हैं ना, नाला, उसका बात कर रहा है। कभी आप गौर करना, गली मोहल्ला का यदि नाला ढका हुआ नहीं है तो उसमें प्लास्टिक बॉटल है ना, फोम, थर्माकोल बहुत फेंका हुआ रहता है। और यदि उसको डायरेक्टली आप उस, और अल्टीमेटली हर शहर का जो नाला होता है जाके अल्टीमेटली मिलता कहाँ पे है, नदी में ही मिलता है। जैसे हमारे पटना का जो जितने भी छोटे मोटे नाला आप देखते हैं, वो सारा नाला कहाँ पे जाके खत्म होता है, नदी बगल में, हमारे पीछे में दीघा नदी है, वहां पे जाके गिरती है। तो यदि आप उन सारे कचड़े को, नाले में वैसी बात है कचरा रहता ही है, लेकिन आप उसको सीधा का सीधा जाके नदी में बहा देंगे तो बताओ पोल्यूट क्या हो जाएगा, हमारा नदी पोल्यूट हो जाएगा। जितना सुंदर आपको गंगा नदी आज दिखती है उतना सुंदर दिखेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। तो करना क्या है हमको, जो हमारे गली मोहल्ले में नाला होता है उसको अच्छी तरीके से पहले आपको ट्रीट करना पड़ेगा। ट्रीट करने का मतलब हुआ कि नाले वगैरह में यदि कोई प्लास्टिक बॉटल वगैरह है तो उसको वहीं पे निकाल के बाहर फेंकना पड़ेगा, और नदी में केवल और केवल पानी जाने दीजिए, कचरा मत जाने दीजिए। इसी को हम लोग कहते हैं सीवेज ट्रीटमेंट। आगे, द सीवेज इज डिस्पोज्ड ऑफ बाय ट्रीटिंग एट द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का मतलब होता है कि पूरे शहर का कचरा पहले एक जगह पे इकट्ठा होता है। पूरे शहर का पूरे शहर का जो नाला होता है, वो नाला पहले एक जगह पे बड़े से जगह में इकट्ठा होता है, नाला का पानी। फिर वहां से गेट को खोल के डैम के तरह उसको नदी में बहाया जाता है। तो हमको करना क्या है, उस पानी को नदी में बहाने से पहले ही सारे कचरे को फिल्टर करके बाहर निकाल देना है। इससे क्या होगा, कचरा बाहर हो जाएगा और केवल नदी में क्या जाएगा, हमारा
पानी केवल जाएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है, आगे। हाँ बिल्कुल, पानी बिल्कुल गंदा है लेकिन कचरा तो नहीं है उसमें। और वो गंदा पानी जब नदी में एक बार जाएगी तो नदी का पानी कैसा है, लगातार फ्लो करता रहता है। तो नदी के पानी में आप नाला का गंदा पानी डाल दोगे, ये आपका कहना सही है कि सर पानी तो गंदा हो ही रहा है, लेकिन नदी का एक ये भी बड़ा खूबसूरत सा फीचर होता है कि नदी लगातार बहती रहती है। तो अपने साथ वो जितना भी गंदा पानी है वो भी लगातार लेके बह रही है आगे। तो एक जगह पे गंदा पानी आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो लगातार बहता रहता है, तो नदी में उतना कुछ खास फर्क भी नहीं पड़ता है। ठीक है ना, आगे। द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज प्रोड्यूसेस क्लीन वाटर विच इज डिस्चार्ज इनटू द रिवर। यानी कि यदि आप अपने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ही पानी को अच्छी तरीके से ट्रीट कर लेंगे, सारे कचरे को निकाल के बाहर फेंक देंगे, तो हमारा नदी भी साफ रहेगा और नाला भी साफ रहेगा और हमारा गार्बेज भी अच्छी तरीके से मैनेज हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे टॉपिक और टॉपिक के साथ पूरा का पूरा चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हुआ। चैप्टर तो कंप्लीट हुआ ही, हमारा क्लास 10 का जो पूरा साइंस था वो भी हमारा कंप्लीट हो गया बायोलॉजी के इस लास्ट वाले चैप्टर के साथ। तो अब बताइए चैप्टर में कहीं कोई डाउट? इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा बायोलॉजी तो खत्म हुआ ही, ये चैप्टर भी खत्म हुआ और पूरे क्लास 10 का हमारा साइंस भी आज अल्टीमेटली खत्म ही हो गया। तो ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को कहीं पर कोई डाउट रहा होगा इस चैप्टर में ही नहीं बल्कि पूरे साइंस में कहीं पे कोई डाउट रहा होगा तो बेझिझक आप उस वीडियो के कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। यहीं पे हमारा हुआ क्लास 10 का साइंस कंप्लीट। तो कंप्लीट कर लिया जाए। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।